चलिए आज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग यूनिट 2 जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड। उससे पहले मैं बता दूं, आप लोग ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया मेरे पहले वीडियो के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड पे था, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो रिसर्च एप्टीट्यूड जनरली ये बोला जाता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और ये डिफ़िकल्ट नहीं है, ये हम लोग के लिए मुश्किल होता है कि हम लोग कभी रिसर्च पढ़ते नहीं है। ये फर्स्ट टाइम होता है बहुत जन के लिए जो रिसर्च की पढ़ाई कर रहे हैं, इसलिए हम लोग को लगता है ये चैप्टर डिफ़िकल्ट है। पर एक दो बार इस चैप्टर को पढ़ लेंगे और अच्छे से समझ लेंगे तो आप देखिएगा ये चैप्टर कितना ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। तो इस चैनल का अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इम्पैक्टिका क्लास है जो कि हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं पे मैं अपलोड करूँगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लेक्चर का पीडीएफ। तो चलिए पहले रिसर्च का मतलब समझते हैं। अगर रिसर्च के बारे में बात किया जाए तो ये दो चीज़ों से बना है। पहला है री और दूसरा है आपका सर्च। रिसर्च का मतलब क्या होता है कि पहले से जो चीज़ डिस्कवर किया हुआ है, जिस चीज़ के बारे में कंसेप्ट है, उसी चीज़ के बारे में फिर से पढ़ाई करना है ताकि उसके बारे में न्यू इन्फॉर्मेशन लाया जा सके। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल से बात करूँ तो फिर हम लोग को पहले जो क्लास में पढ़ते थे, आप लोग भी जूनियर क्लासेस में जब पढ़ते थे तब हम लोग को बताया जाता था कि यूनिवर्स में आपके 9 प्लैनेट्स हैं। हमारे जो गैलेक्सी है उसमें 9 प्लैनेट है, और बाद में पता चला कि उसमें से जो प्लूटो है वो आपका प्लैनेट नहीं है, और अभी हमारे पास 8 प्लैनेट्स ही है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया रिसर्च। पहले से हम लोग को पता था कि गैलेक्सी में हम लोग का 9 प्लैनेट्स है, उसके ऊपर फिर से सर्च किया गया, उससे इंफॉर्मेशन के ऊपर पढ़ाई किया गया, और उससे क्या पता चला कि प्लूटो हमारा प्लैनेट नहीं है और हमारे पास गैलेक्सी में सिर्फ 8 प्लैनेट्स है। तो इसी को आपका रिसर्च कहा जाता है। फिर हम लोग देखेंगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च। स्टेप्स ऑफ रिसर्च में सबसे पहले आते हैं हम लोग आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। यहाँ पर प्रॉब्लम की अगर बात करें तो पहले वाला एग्जाम्पल लेके बात करेंगे। यहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम क्या था कि हमारे पास कितने प्लैनेट्स है, जो 9 प्लैनेट्स है वो अभी तक प्लैनेट है कि उनमें से किसी को प्लैनेट स्टेटस से हटाया जा सकता है। ये हो गया आइडेंटिफाई प्रॉब्लम। उसके बाद हम लोग करेंगे रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर में क्या होता है, जितने आपके प्रॉब्लम्स के बारे में लिखा हुआ है वो सब पढ़ेंगे। इस केस में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, नासा में, इसरो में, फिर जितने भी किताब है प्लैनेट्स के ऊपर, स्पेस के ऊपर, ये सब किताब पढ़ेंगे ताकि हम लोग को रिसर्च के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिल सके। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव सेटअप करेंगे। ऑब्जेक्टिव से मतलब क्या है, हम लोग ये रिसर्च क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर अगर देखा जाए तो हम लोग रिसर्च क्यों कर रहे हैं, ताकि हम लोग देख पाए कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं। तो हम लोग को सेटअप करना है रिसर्च ऑब्जेक्टिव कि हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट काफ़ी फंडिंग दे दी है रिसर्च में, तो हम लोग को रिसर्च का एक ऑब्जेक्टिव रखना पड़ता है कि हम लोग जो ये फंडिंग यूज़ कर रहे हैं वो किस काम के लिए यूज़ किया जा रहा है। फिर आते हैं रिसर्च डिज़ाइन। रिसर्च डिज़ाइन जैसा नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग के डिज़ाइन तैयार करते हैं कि हम लोग रिसर्च कैसे करेंगे। स्टेप बाय स्टेप जिससे बोला जाता है उससे डिज़ाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग इसरो से, नासा से बात करेंगे, फिर जितने साइंटिस्ट हैं उनसे बात करेंगे, फिर अगर ज़रूरत हुआ तो स्पेस में जाना पड़ेगा। तो ये सब क्या है, आपका रिसर्च डिज़ाइन। फिर आते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। नाउ दिस इज द मेन पार्ट, यहीं से आपका रिसर्च स्टार्ट होता है। इतना तक जो है, ये जो पहले 4 स्टेप हम लोग ने बात किया है, ये कोई भी कर सकता है, पर यहाँ से रिसर्चर का जो मेन काम होता है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है, हाइपोथेसिस की अगर बात की जाए तो ये एक स्टेटमेंट होता है बाय द रिसर्चर। मान लीजिए आपने इतना कुछ पढ़ाई किया, इतना कुछ फाइंड आउट किया, उसके बाद आप एक हाइपोथेसिस दे दो कि दुनिया में, गैलेक्सी में आपके 8 प्लैनेट्स है, 9 प्लैनेट्स नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, एक हाइपोथेसिस हो जाएगा। हाइपोथेसिस होता है एक स्टेटमेंट जिसे रिसर्चर ट्रू या फिर फॉल्स साबित करता है। तो ये हो गया आपका फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। फिर आते कलेक्शन ऑफ डाटा।
कलेक्शन ऑफ डाटा से क्या मतलब है, आप डाटा कलेक्ट करोगे अपनी रिसर्च हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आपने क्या बोला कि दुनिया में आपके 9 प्लैनेट्स नहीं है, 8 प्लैनेट है। तो अब आप क्या करोगे, आप डाटा कलेक्ट करोगे, आप दिखाओगे जो प्लूटो जो है वो प्लैनेट होने के लिए सही नहीं है और उससे ड्वार्फ प्लैनेट होना चाहिए। इसके लिए आप स्पेस में जा सकते हो या फिर जो साइंटिस्ट है उनसे डाटा कलेक्ट कर सकते हो, एस्ट्रोनॉट से जाके मिल सकते हो जो कि प्लूटो का इमेजेस दिखाएंगे आपको। ये सब आप काम करोगे, तो ये सब आप क्या करोगे, कलेक्शन ऑफ डाटा टू प्रूव योर हाइपोथेसिस। उसके बाद आएंगे एनालिसिस एंड इंटरप्रेट डाटा। अब देखिए आपने जो भी डाटा अचीव किया है वो सब आपने नॉलेज से, अपने स्पेशलिटी से अटेन किया है। ये जरूरी नहीं है कि सभी को उस चीज में स्पेशलिटी हो। जैसे यहाँ पर एस्ट्रोफिजिक्स में आपको स्पेशलिटी होना पड़ेगा। जिस भी सब्जेक्ट में पीएचडी करोगे, मान लीजिए जैसे मेरा सब्जेक्ट है टूरिज्म, तो मुझे टूरिज्म में स्पेशलाइजेशन करना होगा, उसका एक्स्ट्रा नॉलेज रखना होगा। पर जब मैं रिसर्च का रिपोर्ट दिखाऊंगा, रिसर्च का रिपोर्ट मुझे ऐसा रखना पड़ेगा कि कोई भी आदमी हो जिसे स्पेस के बारे में पता भी ना हो, उसे भी स्पेस के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो क्या करूंगा, जितने भी मैंने डाटा कलेक्ट किए हैं उनसे उन्हें मैं करूंगा इंटरप्रेट, मतलब उन्हें अपनी इजी लैंग्वेज में लिखूंगा ताकि लोगों को समझ में आए और उसे एनालाइज करूंगा कि ये जो डाटा है ये मुझे क्या इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है। उसके बाद ये सब करने के बाद कमिटी के सामने, जो रिक्वायर्ड कमिटी होगी उसके सामने ये प्रेजेंट करूंगा, प्रेजेंटेशन बनाऊंगा और ये प्रूव करूंगा कि रिसर्च मैंने जो किया वो आपका सही किया है और प्लूटो को एक प्लैनेट नहीं मानना चाहिए और अर्थ के सोलर सिस्टम में जो है वो सिर्फ 8 प्लैनेट्स है। तो ये हो गया मेरा स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो यहाँ से मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेप्स है ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं कि पहले कौन सा स्टेप है, दूसरा कौन सा स्टेप है। सिर्फ आपको जो मतलब है उसे याद रखना है, आपको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में काफी बार आपके स्टेप्स दे देते हैं और पूछते हैं पहले कौन सा है उसके बाद कौन सा रहेगा। अभी आएंगे हम लोग पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म। पॉजिटिविज्म पहले समझते हैं क्या होता है। पॉजिटिविज्म का थ्योरी हमें यह बताता है कि आप जो सामने देख रहे हो वही आपका सच है और बाकी सब झूठ है। जैसे कि यहाँ पर मैं क्या देख पा रहा हूँ, यहाँ से मैं मोबाइल देख पा रहा हूँ जिससे रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर लैपटॉप, फिर ये पेन टैबलेट है जहाँ से मैं लिख रहा हूँ, ये सब मैं सामने देख पा रहा हूँ। तो पॉजिटिविज्म का थ्योरी यही बताता है कि जो आप सामने देख पाते हो वही सच है और उसी को मानना चाहिए। फिर आते पोस्ट पॉजिटिविज्म में। पोस्ट पॉजिटिविज्म ये बताता है कि आप जो चीज नहीं देख सकते हो वो भी सच है। आप सिर्फ वो चीज नहीं देख सकते हो इसलिए उसको झूठ नहीं मान सकते हो। जैसे यहाँ पर पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात की जाए अगर, तो पहले के लोग जो है वो क्या मानते थे, ट्री जो है नॉन लिविंग थिंग है। जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो सब आपके नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग, वो सब आपके नॉन लिविंग थिंग है। बट बाद में आपके जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रूव किया, जगदीश चंद्र बोस ने ये प्रूव किया कि ट्रीज जो है वो लिविंग थिंग है और उनमें भी लिविंग थिंग जैसे फीचर्स होते हैं। तो ये बताइए कि ट्रीज जो थे वो क्या नॉन लिविंग थिंग थे पहले, मतलब जगदीश चंद्र बोस के जन्म होने के बाद ही लिविंग थिंग हुए? ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो पहले से ही प्रेजेंट थे पर वो हम लोग को पता नहीं था। यही थ्योरी है आपका पोस्ट पॉजिटिविज्म का। मतलब जो हमारे सामने देख रहे हैं प्रेजेंट है वो तो सही है, पर किसी चीज को हम लोग नहीं देख सकते, उस चीज को हम लोग नहीं प्रूव कर सकते, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। तो इसका जो दो थ्योरी है आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, पॉजिटिविज्म का और पोस्ट पॉजिटिविज्म का एग्जाम्पल दिया जाता है और पूछा जाता है कौन सा कौन है। फिर हम लोग कुछ PYQs है उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए आपका पहला PYQ है,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द मीनिंग ऑफ रिसर्च आर करेक्ट। अभी हम लोग ने रिसर्च के बारे में पढ़ाई किया कि रिसर्च क्या होता है। अभी आप लोग को कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, उनमें से आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा डेफिनेशन सही है। अभी पहले हम लोग इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर आपके हिंदी में भी सेम क्वेश्चन है। चलिए हिंदी में देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं सभी सही है। नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन। तो इसके बारे में तो हम लोग ने डिटेल्स में पढ़ाई किया कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है। तो वही आपको सही पे टिक करना है, ABCD। ये याद रखिएगा एग्जाम में कि वहां पर कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। कोई भी आंसर आप मिस्टेक से भी, गलती से भी छोड़ के मत आइएगा। सभी आंसर्स में टिक मार्क दीजिएगा जरूर। वहां पर तो ऐसे ही ऑनलाइन का सिस्टम होता है, तो ये काफी इजी होता है रादर देन पेन एंड पेपर। तो आई होप इसका आंसर आप लोग ने टिक कर लिया। इसको देखते हैं, व्हाट इज अ रिसर्च डिजाइन। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, द फ्रेमवर्क फॉर एवरी स्टेज ऑफ द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। कि रिसर्च का स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या काम करना है उसको देता है रिसर्च डिजाइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। द पर्पस ऑफ रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स। देखिए ये सारे क्वेश्चंस जो है वो स्टेप ऑफ रिसर्च से ही है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सिर्फ आपको स्टेप्स ऑफ रिसर्च जो है वो अच्छे से समझना है, तो ये आंसर आप काफी आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि सही आंसर कौन सा है। यहाँ पर पूछा यह गया है कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर जो हम लोग करते हैं वो क्यों किया जाता है। यहाँ पर आपके शिफ्ट लिखा हुआ है, कौन से शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया था, नेट दिसंबर 2018। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला तो सही होगा, टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट नॉलेज, ये तो सबसे बेसिक है। तो ऑप्शन में जहाँ पर ए नहीं है वो गलत हो जाएगा। नंबर 2 आपका गलत हो जाएगा, नंबर 4 आपका गलत हो जाएगा। अब 1 और 3 अगर देखा जाए तो इनमें ABC कॉमन है। देखिए ABC, ABC मतलब आपके B और C ये तीनों सही है। अब जो मुझे देखना है डी और एफ में कौन सा सही है। तो डी में देखते हैं, टू डिबेट ऑन द एथिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द रिसर्च। और एफ में क्या है, टू आइडेंटिफाई द डाटा सोर्सेस। देखिए आप रिव्यू करेंगे लिटरेचर के बारे में पढ़ाई करेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि किस चीज़ के बारे में रिसर्च करना है। जैसा हम लोग ने एग्जाम्पल में क्या पढ़ा था कि हम लोग इसरो में जाएंगे, नासा में जाएंगे, वो आपको कैसे पता चलेगा कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर से।
तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका एफ। आपका सही आंसर क्या है ABCF, CF मतलब नंबर 3। Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, बस इसका मतलब आप समझिए। Which of the following is an initial mandatory requirement for pursuing research? इसका मतलब क्या है? जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसका मतलब क्या है, तो आपको ये समझना है और आंसर आपके सामने होगा। मुझे लगता है आप लोग में से बहुत जन को इसका आंसर पता है। आप लोग समझ गए इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है बेसिकली क्वेश्चन में कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च में पहला स्टेप ऑफ रिसर्च क्या है, वो क्या होगा? ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। ऑप्शन बी, फॉर्मुलेटिंग अ रिसर्च क्वेश्चन। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ रिसर्च के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रिसर्च वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनमें आपके बहुत सारे टाइप्स रहेंगे, तो आप लोग इनमें कंफ्यूज मत होइएगा। ये क्या करना है, इसी को एक दो बार आप लोग पढ़ लेंगे तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसर्च आप लोग को पता चल जाएगा। और एक क्रूशियल पॉइंट है कि जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है आप नाम से याद रख सकते हैं कि नाम और कैसा रिसर्च है वो काफ़ी क्लोज रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो आपके दिमाग में पहला क्या आ रहा है कि जिस रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंट होता है, बस क्लियर। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है? जिस रिसर्च में आपका एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। चलिए इसको और एक स्लाइड से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं एक्सपेरिमेंट रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या होता है? एक्सपेरिमेंट किया जाता है। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इसके लिए आपके वेरिएबल्स रहते हैं। अब ये वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल्स कुछ भी जो एक्सपेरिमेंट में यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए कोई एक्सपेरिमेंट है कि चाय का क्या इफेक्ट पड़ता है नींद के ऊपर, तो ये क्या हो गया, इनमें वेरिएबल्स क्या होंगे? चाय हो जाएगा और नींद हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जिसे भी यूज किया जाता है उनको कहा जाता है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट और दूसरा होता है आपका वेरिएबल डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट अगर देखा जाए तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कौन आएगा? जैसे मैंने एग्जांपल दिया, तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल आएगा टी। डिपेंडेंट वेरिएबल में कौन आएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल में आएगा नींद। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो रिसर्चर है जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, उससे कहा जाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कंट्रोल कर सकते हैं और जिसके ऊपर आपका इफेक्ट देखा जाता है, यहाँ पर देखिए स्लीप के ऊपर इफेक्ट देखा जा रहा है। इफेक्ट किसके ऊपर देखा जा रहा है? तो स्लीप के ऊपर। तो ये क्या हो गया? आपका हो गया ये डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर है। देखिए आप लोग अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो थोड़ा मुश्किल होगा, बाकी मैं फिर से रिपीट करता हूँ। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है उसमें एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो जिस पे भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है उनको कहा जाता है वेरिएबल।
वेरिएबल बेसिकली आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है आपका इंडिपेंडेंट और एक होता है आपका डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जिसे रिसर्चर कंट्रोल कर सकते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जिसके ऊपर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल का इफेक्ट देखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर एक्सपेरिमेंट करूं मैं कि चाय आपके नींद के ऊपर कितना इफेक्ट देता है, तो चाय क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरा कंट्रोल्ड वेरिएबल, क्योंकि चाय का क्वांटिटी जो है वो मैं बढ़ा भी सकता हूँ, उससे कम भी कर सकता हूँ, पर स्लीप मेरे कंट्रोल में नहीं रहता है। स्लीप जितना मैं चाय पीऊंगा उसके ऊपर इफेक्ट होगा मेरे स्लीप का, कि मुझे अच्छा स्लीप होगा कि अच्छा नींद नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका डिपेंडेंट वेरिएबल स्लीप। चलिए और एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। हम्म, हाँ, समर के टाइम पे हम लोग को कितना पानी पीना चाहिए? तो पानी क्या हो जाएगा मेरा? पानी हो जाएगा मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और समर, या फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, समर ना लिख के यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हीट, गर्मी में। तो ये हीट क्या हो गया मेरा? ये हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। गर्मी के टाइम पे हम लोग को कितना पानी पीना चाहिए ताकि हम लोग हेल्दी रह पाए। तो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाटर क्यों हुआ? क्योंकि पानी में कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो एक बोतल पानी भी पी सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एक गिलास पानी भी पी सकता हूँ। तो ये क्या हो गया? पानी हो गया मेरा कंट्रोल्ड वेरिएबल। वाटर इज माई कंट्रोल्ड वेरिएबल। और पानी का इफेक्ट आपकी किसके ऊपर देखा जाएगा? हीट के ऊपर। तो ये क्या हो गया मेरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। चलिए अब यहां पर देखते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या कर रहा हूं मैं? मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स है उनको मैनिपुलेट कर रहा हूं। और किसको मैनिपुलेट कर रहा हूं दोनों वेरिएबल्स में? तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। दोनों वेरिएबल में किसको मैनिपुलेट कर रहा हूं? तो फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल को। अब इसमें एक तीसरा वेरिएबल आता है जिससे कहा जाता है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसको कहा जाता है आपका एक्स एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होता है? एक्सट्रेनियस वेरिएबल आपका एक्सपेरिमेंट के ऊपर इफेक्ट देता है, पर उसको हम लोग हटाने का ट्राई करते हैं। इस हर जगह काम यही होता है कि एक्सटर्नस वेरिएबल जो है वो आपके इफेक्ट ना दे एक्सपेरिमेंट के ऊपर। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए कि चाय का इफेक्ट नींद के ऊपर, तो क्या होगा? यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल होगा उम्र। जैसे जिसके ऊपर आपका एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है ये चाय और नींद के लिए, उसका उम्र अगर ज्यादा हुआ तो उनको नींद कम आएगा, और उसका उम्र अगर छोटा हुआ, बचपन में रहा या फिर टीनेजर्स में रहा, तो उसको नींद ज्यादा आएगा। तो ये क्या हो गया? एक्सट्रेनियस वेरिएबल हो गया मेरा एज, कि उम्र के साथ भी इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। फिर यहाँ पर अगर सेकेंड एक्सपेरिमेंट पे देखा जाए, जो पानी और गर्मी का है, इतना पानी हम लोग को पीना पड़ता है गर्मी के टाइम पे। तो यहाँ पर एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या हो जाएगा कि मैं यहाँ पर इंडोर हूँ कि आउटडोर, कि यहाँ पर मैं घर के अंदर हूँ या फिर बाहर हूँ। देखिए सिंपल तरीके से समझिए, मान लीजिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब 30 डिग्री सेल्सियस में एक्सपेरिमेंटर देख रहा है कि मुझे कितना पानी पीना चाहिए, लेकिन अगर मैं घर के अंदर रहूं तो ऑब्वियसली मुझे कम पानी पीना होगा, और वहीं पे अगर मैं घर के बाहर रहूं तो फिर मुझे ज़्यादा पानी पीना होगा। तो यही हो गया आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल, जो कि आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर इफेक्ट देता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आपका एक्सट्रेनियस वेरिएबल।
आई होप आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है? यहाँ पर नो मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, मतलब जो वेरिएबल्स पहले से प्रेजेंट है उनके बारे में जब हम लोग रिसर्च करते हैं तब उसे कहा जाता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। यहाँ पर कोई भी वेरिएबल्स के ऊपर मैनिपुलेशन नहीं किया जाता है, सिर्फ जो वेरिएबल्स है उनको ऑब्जर्व किया जाता है, उनमें क्या चेंजेस है या फिर क्या इफेक्ट है उनको रिपोर्ट किया जाता है। तो इसमें अगर सबसे पहले देखें तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक है क्रॉस सेक्शनल और दूसरा है आपका लॉन्गिट्यूडनल। देखिए क्रॉस सेक्शनल क्या होता है? किसी एक टाइम के ऊपर बहुत सारे लोगों को देखेंगे या फिर बहुत सारे सब्जेक्ट को देखेंगे तो होता है आपका क्रॉस सेक्शनल। जैसे मान लीजिए एक क्लास में 3 स्टूडेंट है, एक है आपका सीता, दूसरा है गीता, तीसरा मीता। तो सीता को आपको मैथ में 70 मार्क्स मिले, गीता को 80 मार्क्स मिले और मीता को मिला है 90 मार्क्स मैथमेटिक्स में। तो क्रॉस सेक्शनल स्टडी में क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल स्टडी अगर गीता पे किया जाएगा तो देखा जाएगा गीता का रैंकिंग क्लास में कैसे आया है, सभी के साथ कंपेयर किया जाएगा और देखा जाएगा गीता का रैंकिंग कैसे आया। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो क्या होगा? गीता का रैंकिंग कैसे आया? तो गीता का रैंकिंग सेकंड आया इन कंपैरिजन टू ऑल द अदर पर्सन्स इन हर क्लास। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी हो गया। अब हम लोग समझेंगे कि लॉन्गिट्यूडनल स्टडी क्या होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी अगर देखा जाए तो लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ऊपर ओवरऑल थ्रू आउट द लाइफ देखा जाता है। जैसे गीता के ऊपर अगर लॉन्गिट्यूडनल स्टडी किया जाएगा तो उसका एक एग्जाम्पल है, मान लीजिए गीता जब इंटरव्यू के लिए जाएगी जॉब के लिए, तो जॉब में क्या होगा? उसका 10+ सर्टिफिकेट देखा जाएगा, 12+ देखा जाएगा, ग्रेजुएशन देखा जाएगा, पोस्ट ग्रेजुएशन देखा जाएगा, मास्टर्स, जो भी उसने पढ़ाई किया सब कुछ ओवरऑल देखा जाएगा, गीता का क्वालिफिकेशन और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। तो ये क्या हो गया? ओवरऑल स्टडी किया जाएगा गीता के बारे में। तो ये क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। आपको ये समझ में आया होगा कि क्रॉस सेक्शनल स्टडी में बहुत सारे सब्जेक्ट होता है पर लिमिटेड टाइम होता है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी में सब्जेक्ट कम होते हैं पर आपका टाइम का फ्रेम जो है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है। तो ये हो गया क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी। अब देखेंगे इसके क्या क्या टाइप्स है। इसका पहला टाइप है आपका सर्वे स्टडीज। सर्वे स्टडीज तो आप सबको ही पता होगा, जो सर्वे किया जाता है। जैसे कि हम लोग सबके घर में आपने देखा ही होगा कि लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि घर में कितने जन हैं, कितने जन काम करते हैं, हाउ मेनी मेल फीमेल, ये सब आपका स्टडी किया जाता है। ये सब क्या हो गया? ये हो गया आपका सर्वे स्टडी। फिर आते कोरिलेशनल स्टडी। कोरिलेशन स्टडी क्या होता है? दो वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा जाता है और उनका एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है देखा जाता है। जैसे कि कोरिलेशन स्टडी, दो वेरिएबल्स को देखा जाता है और उनका इफेक्ट आपका पढ़ा जाता है। जैसे यहाँ पर हम लोग ने देखा था कि चाय का इफेक्ट क्या हो रहा है आपके नींद के ऊपर, या फिर पानी कितना हम लोग को पीना पड़ रहा है गर्मी में। तो ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका कोरिलेशनल स्टडी। अब ये आपका एक्सपेरिमेंटल और डिस्क्रिप्टिव कैसे डिफरेंट हो गया? एक्सपेरिमेंट में क्या कर सकते हैं हम लोग? टी या वाटर को चेंज कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्टिव में हम लोग सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे और जो चेंजेस या फिर इफेक्ट देखे जाएंगे उनको रिपोर्ट करेंगे। तो यही है डिफरेंस बिटवीन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एंड डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। तो यहाँ पर आपका कोरिलेशन स्टडी जो है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला है आपका पॉजिटिव और दूसरा आपका नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन में क्या ऐसा होता है? पॉजिटिव कोरिलेशन में जब एक वेरिएबल को इंक्रीज किया जाता है तो दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज होता है। जैसे यहाँ पर देखिए एक एग्जाम्पल, जितना आपका गर्मी इंक्रीज होगा, जितना आपका गर्मी ज्यादा होगा,
उतना हम लोग को ज्यादा पानी पीना होगा। जितना हम लोग पानी ज्यादा पिएंगे, पानी ज्यादा कब पीते हैं? जब हम लोग को ज्यादा गर्मी लगता है, हम लोग का गला सूख जाता है। तो ये क्या हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, कि एक वेरिएबल आपका ऊपर जा रहा है, उसी के साथ क्या हो रहा है, आपका दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है। इसके बाद देखेंगे नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन में क्या होता है, एक चीज, एक वेरिएबल जब इंक्रीज होता है तब दूसरा वेरिएबल डिक्रीज होता है। जैसे यहां पर देखिए, चाय और नींद, टी एंड स्लीप। जितना आप चाय पियोगे उतना आपका नींद जो है वो कम हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका नेगेटिव कोरिलेशन, कि एक इंक्रीज होने से आपका दूसरा डिक्रीज हो जाता है। तो एक है आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, दूसरा आपका नेगेटिव कोरिलेशन। अब देखेंगे एक्स पोस्ट फैक्टर रिसर्च। ये आपके एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि ये क्या होता है। देखिए आपको नाम से याद रखता है, क्योंकि नहीं तो इतने टाइप्स की रिसर्च है, आप एक एक करके अलग से याद नहीं रख सकते। फैक्टो का मतलब क्या है, कोई फैक्ट या फिर इंसिडेंट, और पोस्ट का मतलब क्या है, इंसिडेंट होने के बाद। तो फिर कोई भी इंसिडेंट होने के बाद जब हम लोग उसके बारे में रिसर्च करते हैं तो क्या कहा जाता है उसको, एक्स पोस्ट फैक्टो। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल है, कोई इंसिडेंट हो गया जैसे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी होने के बाद उस पर अगर हम लोग रिसर्च करें कि वो क्यों हुआ था, कितने लोगों पे उसका इफेक्ट पड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स पोस्ट फैक्टो। मतलब जो इंसिडेंट था भोपाल गैस ट्रेजेडी, वो होने के बाद हम लोग जब रिसर्च कर रहे हैं तो वो हो जाता है आपका एक्स पोस्ट फैक्टो। फिर आते हैं हम लोग हिस्टोरिकल रिसर्च। हिस्टोरिकल रिसर्च का मतलब आप नाम से ही पता चल रहा है कि कोई हिस्टोरिकल इवेंट जब हुआ था उसके बारे में रिसर्च करना है। जैसे नेताजी का जो प्लेन क्रैश हुआ था, नेताजी के प्लेन क्रैश होने के बाद उनकी मौत हुई थी कि नहीं, वो देश में आए थे कि नहीं, गुमनामी बाबा के नाम से वो रहे थे कि नहीं, ये सब हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तब क्या होता है, वो होता है आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। फिर आते हैं हम लोग एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च आप नाम से ही पता चल रहा है, हम लोग जब कुछ एक्सप्लोर करते हैं, जैसे मान लीजिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं आपके अमेज़न के ऊपर, अमेज़न का जो जंगल है उसके ऊपर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे हैं हम लोग, कि वहाँ पर आपके कौन से टाइप्स ऑफ एनिमल्स रहते हैं, कौन से प्लांट मिलते हैं। ये सब हम लोग जब रिसर्च करते हैं किसी टॉपिक के ऊपर, तब कहा जाता है उसको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। अब देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। अब टाइप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ आउटकम। इसमें आपके दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका फंडामेंटल रिसर्च और दूसरा है आपका अप्लाइड रिसर्च। तो सबसे पहले आते हैं फंडामेंटल रिसर्च पे। तो फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है, फंडामेंटल रिसर्च कोई एक थ्योरी रहता है जो साइंटिस्ट प्रूव करते हैं और उसके बेसिस के ऊपर रिसर्च किया जाता है। जैसे फंडामेंटल रिसर्च आपको पता ही होगा, न्यूटन्स लॉस ऑफ फिजिक्स, सॉरी, न्यूटन ने आपके 3 लॉस ऑफ फिजिक्स दिए थे, और उनसे अगर देखा जाए तो दुनिया के 80% काम उसी 3 लॉ से होता है, न्यूटन्स लॉस ऑफ फिजिक्स से। अब आते अप्लाइड पे। देखिए अगर न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे आप लोग तो उसमें आपको एक वर्ड मिलेगा, फ्रिक्शन। तो ये क्या हो गया, फ्रिक्शन क्या हो गया आपका फंडामेंटल रिसर्च। अब ये फ्रिक्शन का जो आपका थ्योरी है उससे आपके टायर्स बनाए जा सकते हैं। कैसे, आपने कभी टायर्स को देखा तो टायर के जो सरफेस होते हैं वो काफी रफ रखे जाते हैं, वो मतलब बहुत ही अनइवन होता है। इससे क्या होता है, टायर्स के जो सरफेस आपके अनइवन होता है, इससे आपके रोड के ऊपर अच्छा ग्रिप बनता है और इसके लिए आपका एक्सीडेंट नहीं होता है। तो ये हो गया आपका अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल क्या है, आपका फंडामेंटल है फिजिक्स का लॉ, जहां से हम लोग फ्रिक्शन के बारे में पढ़ते हैं और उसी थ्योरी को अप्लाई करके, अप्लाई
उसी थ्योरी को अप्लाई करके आपके टायर्स बनाए गए ताकि रोड में एक्सीडेंट्स कम हो, और इसलिए आपके टायर के जो सरफेस होते हैं वो बहुत ही अनइवन होते हैं। तो ये हो गया आपका अप्लाइड रिसर्च। तो पहला फ्रिक्शन के बारे में फंडामेंटल, और जब टायर के बारे में देखते हैं वो होता है आपका अप्लाइड। फिर आते हैं हम लोग डिडक्टिव और इंडक्टिव। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़्यादातर टाइम में ये आता ही है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च क्या होता है? डिडक्टिव रिसर्च अगर देखा जाए तो डिडक्टिव रिसर्च में हम लोग वी गो फ्रॉम जनरल, ये आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर लिखिएगा कि मैं जो भी आपको लिख रहा हूँ वो सब आपके कीवर्ड्स है। जनरल टू पर्टिकुलर। इंडक्टिव में क्या होता है? इंडक्टिव होता है आपका पर्टिकुलर टू जनरल। डिडक्टिव को क्या कहा जाता है? आप लोग पहले ये नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको समझा दूंगा। डिडक्टिव को क्या कहा जाता है? डिडक्टिव को कहा जाता है आपका टॉप अप्रोच, और इंडक्टिव को क्या कहा जाता है? आपका बॉटम अप। अब इनको एग्जाम्पल से समझेंगे। तो सबसे पहले आते हैं डिडक्टिव रिसर्च में। डिडक्टिव रिसर्च क्या होता है? डिडक्टिव रिसर्च होता है हम लोग जब एक जनरल स्टेटमेंट से किसी पर्टिकुलर स्टेटमेंट तक पहुंचते हैं। जनरल स्टेटमेंट मतलब बहुत जन के बारे में एक जनरल स्टेटमेंट होता है, उससे एक जन को जज करते हैं, वो होता है हम लोग का डिडक्टिव रिसर्च। जैसे कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देखा जाए कि ऑल cats like milk। तो यहाँ पर डिडक्टिव रिसर्च क्या होगा? मान लीजिए आपके घर में एक बिल्ला है जिसका नाम है टॉम, तो यहाँ पर हो जाएगा टॉम टॉम लाइक्स मिल्क। तो यहाँ पर क्या किया आपने? सभी बिल्लियों के बारे में आपने पढ़ा है कि जितने भी दुनिया में बिल्ली है सभी को आपका दूध पसंद है, इसलिए आपने ये डिड्यूस किया, ये आइडिया लगाया कि आपके घर में जो बिल्ला है टॉम, उसको भी आपका दूध पसंद है। तो ये हो गया आपका डिडक्टिव रिसर्च, ये हो गया आपका डिडक्टिव। और अब देखेंगे हम लोग इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है? हम लोग जब एक जन से एक जनरल स्टेटमेंट बना लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में एक बिल्ला है जो है टॉम, टॉम लाइक्स मिल्क। तो इससे आपने स्टेटमेंट क्या बना दिया कि ऑल कैट्स लाइक। तो इससे क्या हो गया? आपके पहले जो लाइन है टॉम लाइक मिल्क, ये सिर्फ एक पे है कि आपके घर में जो बिल्ला है टॉम, उसको दूध पसंद है। इससे आपने सभी बिल्लियों के बारे में आइडिया लगा लिया कि ऑल कैट्स लाइक मिल्क, कि जितने भी बिल्ली है सबको आपका दूध पसंद है। तो ये हो गया आपके डिडक्टिव स्टेटमेंट और इंडक्टिव स्टेटमेंट। फिर डिडक्टिव और इंडक्टिव रिसर्च। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंक्वायरी मोड के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी। ऑन द बेसिस ऑफ इंक्वायरी अगर देखा जाए तो एक होता है आपका स्ट्रक्चर्ड और एक होता है आपका अनस्ट्रक्चर्ड। इनमें डिफरेंस क्या होता है? जो स्ट्रक्चर्ड होते हैं उनमें आपको पहले से पता होता है, पहले से जो एक्सपेरिमेंट सॉरी पहले से आप जो रिसर्च कर रहे हो उसके बारे में आपको पहले से आइडिया होता है कि आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्या रिसर्च कर रहे हो और आपको क्या फाइंड आउट करना है। ये होता है स्ट्रक्चर्ड।
अनस्ट्रक्चर्ड में आपको कोई आइडिया नहीं होता है कि किस चीज़ के बारे में आप रिसर्च कर रहे हो, आप सिर्फ उस चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते हो। जैसे कि स्ट्रक्चर्ड की अगर बात की जाए तो यहाँ पर स्ट्रक्चर्ड क्या होगा? स्ट्रक्चर्ड में हम लोग रिसर्च करेंगे कि आपके भोपाल गैस ट्रेजेडी में कितने लोगों की मौत हुई थी। इससे क्या होता है, आप पहले से ये आइडिया है आपको कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है उसमें लोगों का मौत हुआ था, तो उसके ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो। अनस्ट्रक्चर्ड क्या है? अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च आप ऐसे ही कर सकते हो कि क्या भोपाल गैस ट्रेजेडी में लोगों का मौत हुआ था, मतलब आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी में लोगों का मौत हुआ था या फिर नहीं हुआ था, क्या हुआ था, इसके बारे में बहुत कम आइडिया होता है। तो ये हो गया आपके अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर क्या हो गया, आपको पहले से पता है आप किस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हो। अनस्ट्रक्चर्ड क्या हो गया, आपको पता नहीं है कि आप किस चीज के बारे में रिसर्च कर रहे हो। फिर आते हैं हम लोग आइडिया या फिर कॉन्सेप्ट पे। आइडिया या कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेम है, नाम से पता चल रहा है। कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्चुअल मतलब कोई एक कॉन्सेप्ट के बेसिस के ऊपर, जैसे न्यूटन के 3 लॉज है, फिर दूसरे भी डिफरेंट आपके जितने कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस के ऊपर जब रिसर्च किया जाता है और रियल लाइफ कोई एक्सपीरियंस नहीं किया जाता है, उससे कहा जाता है आपका कॉन्सेप्चुअल रिसर्च। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, आपका एम्पिरिकल रिसर्च। आपके एग्जाम में काफ़ी बार आता है एम्पिरिकल रिसर्च। एम्पिरिकल रिसर्च क्या है, जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो या फिर आपके रियल लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उससे कहा जाता है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर आप जब एक्सपेरिमेंट करते हो, जब आप उस चीज़ को अपने सामने देखते हो, जब आप किसी चीज़ को प्रूव कर सकते हो, वो है आपका एम्पिरिकल रिसर्च। इसके बाद देखेंगे आपके प्रोसेस के ऊपर। प्रोसेस के ऊपर 2 टाइप हो सकता है, एक होता है आपका क्वांटिटेटिव और दूसरा होता है आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्वांटिटी बताता है, मान लीजिए आप किसी दुकान में गए, वहां पर आपने एक बैग खरीदा और उस बैग का कॉस्ट है 1000 रुपीज। तो ये हो गया आपका क्वांटिटेटिव, क्योंकि उस बैग का कितना दाम है वो आप एक क्वांटिटी में बता सकते हो। कितना दाम है, तो 1000 रुपीज। अब क्वालिटेटिव क्या होता है, क्वालिटेटिव होता है वो बैग आपको महंगा पड़ा या फिर सस्ता पड़ा। हो सकता है आपको वो बैग जो है वो सस्ता लगा या फिर आपको वो बैग जो है वो महंगा लगा, उसके क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। या फिर वो बैग का क्वालिटी आपको अच्छा लगा या फिर क्वालिटी आपको बुरा लगा। तो क्वालिटी हमें जो बताता है वो होता है क्वालिटेटिव रिसर्च, और जो हमें एक अमाउंट बताता है जिसे हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं, उसे कहा जाता है क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर हम लोग देखेंगे टाइप्स। एक सेकेंड, यहाँ पर कैमरा में कुछ, तो यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसर्च देख रहे थे, उसमें सबसे पहले है आपका इन डेप्थ इंटरव्यू। इन डेप्थ इंटरव्यू आप समझ ही रहे कि एक पर्सन को या फिर कुछ सिलेक्टेड पर्सन को इन डेप्थ इंटरव्यू लिया जाता है। जैसे कि आप हम लोग यूट्यूब में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, इंटरव्यू जो लिया जाता है उससे कहा जाता है आपके इन डेप्थ इंटरव्यू, जहाँ पर आप सब्जेक्ट के बारे में या फिर लोगों के बारे में इन डेप्थ में उनसे सवाल पूछते हो और उनके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो। फिर आते फोकस ग्रुप। फोकस ग्रुप आपके ज़्यादातर मार्केटिंग टीम्स में किया जाता है, जहाँ पर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यू जानने के लिए आपके मार्केट के एक्सपर्ट्स को बुलाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए मार्केट में एक नया हेडफोन लॉन्च होगा, तो हेडफोन लॉन्च होने से पहले आपके जितने भी मार्केट में मार्केटिंग टीम जो है, वहाँ पर हेडफोन के एक्सपर्ट्स जो है उस कंपनी में, वो सब एक साथ मिलते हैं और हेडफोन के ऊपर रिव्यू देते हैं। मान लीजिए 6 से 10 जन है जो उस चीज़ के ऊपर रिव्यू देते हैं और फिर डिसाइड किया जाता है कि उस प्रोडक्ट को आपका लॉन्च किया जाएगा कि नहीं। फिर आते हैं हम लोग नैरेटिव रिसर्च। नैरेटिव रिसर्च नाम से ही पता चल रहा है कि नरेट किया जाता है, कोई भी एक इंसिडेंट को वहाँ पर नरेट किया जाता है फ्रॉम द पर्सन्स पर्सपेक्टिव। जैसे हम लोग ने मूवी देखा था MS धोनी,
उसमें क्या था, पूरा मूवी हम लोग को दिखाया गया था कि धोनी को कैसा फीलिंग हुआ था और धोनी को कैसा लगा था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा नैरेटिव रिसर्च। फिर आते हैं फेनोमेनोलॉजी पे, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कोई एक फेनोमेना, देखिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है, कोई एक घटना के ऊपर इसे रिसर्च किया जाता है। जैसा मान लीजिए अभी MS धोनी का एग्जाम्पल लिया था मैंने, वहां पर एक वर्ल्ड कप जीतने का सीन दिखाया गया था। तो वर्ल्ड कप जीतने का फीलिंग कैसा था, अगर सिर्फ MS धोनी का दिखाया जाए तो वो क्या हो जाएगा, आपका नेगेटिव रिसर्च। पर वही फिनोमिनन अगर पूछा जाए कि वर्ल्ड कप जीतना कैसा था, अगर क्रिकेटर से पूछा जाए, कोचिंग स्टाफ से पूछा जाए, सबसे उस फिनोमिनन के बारे में पूछा जाए, तो वो क्या हो जाएगा, आपका फेनोमेनोलॉजी रिसर्च। तो एक जन से किसी इवेंट के बारे में पूछा जाए और वो अपना एक्सपीरियंस अगर बताए तो वो हो गया नैरेटिव रिसर्च। और अगर सभी उसी एक्सपीरियंस के बारे में बताए या फिर दूसरे किसी पर्टिकुलर इवेंट के बारे में सभी बताए तो वो क्या हो जाएगा, फेनोमेनोलॉजी। फिर आते हैं आपके एथनोग्राफी पे, ये भी आपके काफी इंपॉर्टेंट है। एथनोग्राफी क्या होता है, कोई भी एक लिविंग स्टाइल या फिर लोग कैसे रहते हैं, कल्चर को जानने के लिए हम लोग जब उस जगह में रहते हैं तो ये हो जाता है आपका एथनोग्राफी। मान लीजिए अंडमान में जो ट्राइबल्स है, जो अंडमान के ट्राइबल्स के बारे में रिसर्च करना है, तो इसका सबसे सही तरीका क्या हो जाएगा, मैं अंडमान के ट्राइबल्स के साथ अगर 1 महीने तक रहूं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे पूजा करते हैं, वो उनका कल्चर कैसा है, क्या पहनते हैं, कहाँ पर जाते हैं, स्कूल जाते हैं कि नहीं, उनका कल्चर समझते हैं, इससे कहा जाता है एथनोग्राफी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल है अवतार। अवतार पार्ट 1 अगर आपने देखा होगा तो वहां पर दिखाता है जो इंसान है वो इंसान दूसरे प्लेनेट में जाता है ताकि दूसरे प्लेनेट पे जो लिविंग बींग्स है उनके कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को समझ पाए। तो ये है आपका एथनोग्राफी। फिर आते हैं हम लोग केस स्टडी पे। केस स्टडी क्या हो जाता है, कोई एक पर्टिकुलर इवेंट के बारे में जब हम डिटेल्स में पढ़ाई करते हैं वो होता है आपका केस स्टडी। जैसे आप यूट्यूब में अगर केस स्टडी दोगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। जैसे हो गया कि जो इंडियन मार्केट में इतना जल्दी फेमस कैसे हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका केस स्टडी। ये जियो सस्ता था, उसका मार्केटिंग प्लान बहुत अच्छा था, जियो ने 3 महीने तक फ्री में यूज करने के लिए पैकेज लिया था। तो ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा केस स्टडी। इसी केस के ऊपर अगर हम लोग डिटेल में स्टडी करें तो वो हो जाता है हम लोग का केस स्टडी। फिर हम लोग आएंगे ग्राउंडेड थ्योरी पे। ग्राउंडेड थ्योरी, पहले हम लोग ने जो फिनोमेनोलॉजी पढ़ा था उसमें क्या था, हम लोग क्रिकेटर से पूछते हैं, कोचिंग स्टाफ से पूछते हैं और दूसरे भी जितने सेलिब्रिटी है उनसे भी पूछ सकते हैं कि उस फिनोमेनन के दौरान कैसा लगा था। ग्राउंडेड थ्योरी में क्या होता है, ग्राउंडेड थ्योरी में वहाँ पर जो लोग प्रेजेंट थे उस वक्त, जो प्रेजेंट थे, जैसे कि वहाँ पर जो प्लेयर्स प्रेजेंट थे उनसे पूछा जाता है कि ये कैसे हुआ था। जैसे वर्ल्ड कप आपने कैसे जीता था, कोई बोलेगा बॉलिंग अच्छा हुआ था, कोई प्लेयर बोलेगा बैटिंग अच्छा हुआ था। लेकिन ग्राउंडेड थ्योरी में क्या रहेगा, जो ग्राउंड में उस वक्त प्रेजेंट थे उन्हीं से सिर्फ पूछा जाता है। तो ये हो गया आपके ग्राउंडेड थ्योरी। और फेनोमेनोलॉजी में सभी लोगों से पूछा जाता है और यहाँ पर हम लोग अगर आए नैरेटिव रिसर्च में तो सिर्फ 1% का नरेशन देखा जाता है। आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया। बात है एक्शन रिसर्च, ये आपका एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा, किसी ना किसी शिफ्ट में इसको इंक्लूड करना ही होगा। ये अभी के टाइम में अगर देखा जाए तो अभी के टाइम में जो ज़्यादातर कंपनीज में होता है वो होता है आपका एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च में क्या होता है, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को देखा जाता है और उस प्रॉब्लम का जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाला जाता है, तो वो हो जाता है आपका एक्शन रिसर्च। देखिए एक्शन रिसर्च में क्या होता है, ये होता है आपका पहले प्लानिंग, इसे एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। मान लीजिए कोई कंपनी जो है वो कंपनी ने अपना एक न्यू बिस्किट लॉन्च किया है आपके मार्केट में,
तो वो न्यू बिस्किट जो है वो मार्केट में ज़्यादा चल नहीं रहा है। तो ये क्यों नहीं चल रहा, पहले तो डाटा गैदर किया जाएगा कि ये आपका क्यों नहीं चल रहा है और इसको कैसे चलाना है, लोगों में कैसे फेमस करना है। फिर आते हैं एक्शन पे। एक्शन में इसे मार्केटिंग के लिए यूज़ किया जाएगा, इसे मार्केटिंग में कैसे यूज़ करना है। जैसे आपके यूट्यूब के कुछ स्टार्स को बुलाया जाएगा, उन्हें दिखाया जाएगा कि हाँ उन्हें बहुत पसंद आ रहा है बिस्किट। फिर आपके कोई सेलिब्रिटीज़ को बुलाया जाएगा जिनसे दिखाया जाएगा कि हाँ ये बिस्किट खाने से बहुत अच्छा होता है। तो ये होता है आपका एक्शन। फिर आएंगे हम लोग ऑब्जर्वेशन पे। जब ये सब काम हो जाएगा, आपका मार्केटिंग हो जाएगा, मान लीजिए नया पैकेजिंग सब कुछ कर लेंगे, फिर वो ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट में कोई चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं, कि बिस्किट जो है वो ज़्यादा इंक्रीज सेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब मान लीजिए अगर वो बिस्किट ज़्यादा सेल हो रहा है तो क्या करेंगे, जो लोग हैं, जो मेथड है उससे अप्लाई करते रहेंगे। जैसे जहाँ से एडवर्टाइजमेंट करवा रहे उन्हें एडवर्टाइजमेंट करते रहेंगे, जो नया पैकेजिंग का स्टाइल है उसे यूज़ करते रहेंगे। अब मान लीजिए कि वो यूज़ नहीं हो रहा है और आपका इंक्रीज नहीं हो रहा सेल, तो रिफ्लेक्शन में क्या करेंगे कि चेंज करेंगे। जितने भी आपके आइडियाज थे, जितने भी लोग आपके मार्केटिंग कर रहे थे, यूट्यूब स्टार्स या फिर सेलिब्रिटीज जहाँ से मार्केटिंग हो रहा था, उन सबको चेंज कर देंगे और नए सेलिब्रिटीज को लाया जाएगा ताकि इस बार वो एक्शन अच्छे तरीके से काम करे। तो ये आप लोग याद रखिएगा, एक्शन रिसर्च में स्टेप्स क्या है। पहले है प्लानिंग, प्लानिंग के बाद प्लानिंग में देखा जाता है कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन करना है। एक्शन में वो सॉल्यूशन को आपका अप्लाई किया जाता है। ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है अप्लाई करने के बाद वो कितना इफेक्ट करता है, और ऑब्जर्वेशन के बाद रिफ्लेक्शन किया जाता है कि वो अगर इफेक्ट ना करे तो दूसरा कोई रास्ता देखा जाता है। तो ये हो गया आपके टाइप्स ऑफ रिसर्च। मुझे पता है ये टाइप्स ऑफ रिसर्च बहुत सारे थे और यहाँ पर सिर्फ 4 PYQs है, उसके बाद हम लोग ब्रेक लेंगे। तो यहाँ पर आप 4 PYQs जो है उसे सॉल्व कर लीजिए और फिर हम लोग ब्रेक लेते हैं और उसके बाद आगे के चैप्टर देखेंगे। पहला PYQ है रिसर्च दैट फोकसेस ऑन सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो मैंने जो पहले ही बताया था कि रिसर्च जो है, रिसर्च के बारे में आप नाम से ही, मतलब क्या नाम है उससे पता चल सकता है कि वो किस चीज के बारे में रिसर्च है। तो यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा आपका फेमिनिस्ट रिसर्च। यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, सोशल इनइक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन। और फेमिनिज्म हम लोग को क्या सिखाता है कि मेन और वुमेन जो है वो सेम है, पर जो इनइक्वालिटी उनके बीच में है, सोशल इनइक्वालिटी देखा जाएगा, रिसर्च से देखा जाएगा, तो क्या होगा फेमिनिस्ट रिसर्च। अगर यहीं पे अगर क्वेश्चन देता है कि सोशल इक्वालिटी, यहाँ पर इनइक्वालिटी नहीं, सोशल इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, तो आपका कौन सा रिसर्च होता है, तो आपका होता है कॉम्पेरेटिव रिसर्च। कि दो वेरिएबल है, एक है मेन और वुमेन, और दोनों में कंपेयर किया जा रहा है कि उनमें सोशल इक्वालिटी कहाँ तक है, तो वो हो जाता है आपका कॉम्पेरेटिव रिसर्च। हालांकि इसका आंसर जो है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वो है फेमिनिस्ट रिसर्च। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following research firms aims primarily at putting to use the theoretical advances with an eye on exploring the potential for generalizability? मतलब इसी आइडिया को जनरल करने के लिए, जनरलाइजेबिलिटी मतलब होता है कि सभी के ऊपर, ताकि उस आइडिया को अप्लाई किया जा सके। इसके बारे में हम लोग ने डिटेल्स में पढ़ा भी है और आपको एग्जाम्पल से भी समझाया है इसको। तो इसका आंसर देखते हैं।
तो इसका आंसर अगर देखा जाए तो ये होगा ऑप्शन डी, अप्लाइड रिसर्च। जनरल करना है, सभी के ऊपर अप्लाई करना है। टायर्स, टायर्स में जो गैप्स दिए जाते हैं, अनइवन सरफेसेस दिए जाते हैं, वो दुनिया में सभी टायर्स में होता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया में अलग टायर बनते हैं और रशिया में आपके अलग टायर्स बनते हैं। कंपनीज अलग होती है पर जो कॉन्सेप्ट रहता है वो आपका सेम होता है। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, जो कि है अप्लाइड रिसर्च। इसके बाद क्वेश्चन है वही एक्शन रिसर्च के स्टेप्स। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस इन अंडरटेकिंग एक्शन रिसर्च बेस्ड स्टडीज। इसका सही आंसर अगर देखा जाए, ये तो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन था, ऑप्शन ए। The conclusion/finding of which type of research cannot be generalized to other situations। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको पूछा गया कि कौन से जनरलाइज किया जा सकता है, अभी पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका रिसर्च जनरलाइज नहीं किया जा सकता। जनरलाइज नहीं किया जा सकता मतलब क्या है? कोई भी इवेंट जो सिर्फ एक बार ही हो सकता है। यहाँ पर एक बार जो इवेंट हो रहा है वो कौन सा टाइप ऑफ रिसर्च है? चारों ऑप्शन में ए बी सी डी में कौन सा रिसर्च ऐसा है जो कि किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर रिसर्च किया जाता है, तो उससे कभी भी रिपीट नहीं होता है। तो इसका अगर सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, जो कि आपका हिस्टोरिकल रिसर्च। ये हिस्ट्री में कोई एक जो इवेंट होता है वो सिर्फ एक ही बार हो सकता है और वो दूसरी बार रिपीट नहीं होता है। जैसे कि मान लीजिए कि अशोका जब राजा बने थे, तो वो इवेंट अगर देखा जाए कि कोई ना कोई तो राजा बनता ही है, पर अशोका द ग्रेट फिर से राजा नहीं बनेंगे। तो ये हो गया आपका हिस्टोरिकल रिसर्च, इसे हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते। चलिए अब हम लोग एक ब्रेक लेते हैं, 1 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। आप लोग भी पानी पी लीजिए, वॉशरूम जाइए, थोड़ा सा मुँह हाथ में पानी से फ्रेश हो जाइए। मैं भी थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ।
चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फिर से। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि रिसर्च क्या होते हैं और कैसे कैसे रिसर्च के टाइप्स होते हैं। वो हम लोग पढ़ेंगे डाटा कलेक्शन के बारे में। ये डाटा हम लोग को कलेक्ट करना पड़ता है ताकि हम लोग रिसर्च में आगे बढ़ पाए। तो रिसर्च के जो डाटा होते हैं मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राइमरी डाटा, दूसरा होता है आपका सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा होता है जो डाटा आप खुद से कलेक्ट करते हो, किसी सोर्स से नहीं मिलता, उससे कहा जाता है आपका प्राइमरी डाटा। और सेकेंडरी डाटा होता है किसी सोर्स से जब आप कलेक्ट करते हो कोई डाटा को, तो वो होता है आपका सेकेंडरी डाटा। चलिए यहाँ पर और पढ़ते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। प्राइमरी डाटा क्या होता है? आपका ऑब्जर्वेशन। मतलब आप किसी लोग को देखते हो कि किसी इंसान को देखते हो और आप बोलते हो कि ये 5 फुट का है, ये 6 फुट का है, तो वो क्या हो जाता है? ऑब्जर्वेशन। वो डाटा आप खुद से कलेक्ट कर रहे हो, ना कि कोई किताब से पढ़ रहे हो। तो ये हो जाता है आपका ऑब्जर्वेशन, सर्वे। जैसे कि मैंने बताया कि घर में आके जो लोग सर्वे करते हैं, मेल। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट में क्या होता है रिसर्च में कि लोगों को मेल भेजा जाता है और उसी मेल से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता है। टेलीफोनिक, आप किसी के घर में जाके मतलब घर में कॉल करते हो और उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। फिर आते हैं हम लोग इंटरव्यू पे। आप डायरेक्टली किसी से जब बात करते हो, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डाटा क्या हो गया? सेकेंडरी डाटा, मान लीजिए मुझे सचिन तेंदुलकर के बारे में पता करना है। सचिन तेंदुलकर का बचपन कैसे बीता, वो क्रिकेट में कैसे इंटरेस्टेड हुए, तो इसके लिए क्या करूँगा मैं? सचिन तेंदुलकर का जो किताब लिखा है उन्होंने, तो उस किताब को मैं पढ़ूंगा और वहाँ से मुझे सचिन तेंदुलकर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा सेकेंडरी डाटा, कि मैंने डायरेक्टली इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं किया, बस सेकेंडरी सोर्स जो कि किताब था वहाँ से इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स। डाटा तो हम लोग ने कलेक्ट कर लिया, अब उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ेंगे। पहला है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है जो आप डायरेक्टली अपने सामने देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक काली बिल्ली है, काली बिल्ली है। काली बिल्ली, अगर हम लोग डाटा कलेक्ट करें और बिल्ली का कलर हम लोग से पूछा गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा। वहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि बिल्ली का रंग क्या था? वो था आपका ब्लैक। तो यहाँ पर कोई अलग ओपिनियन नहीं हो सकता, नहीं नहीं सफ़ेद था, हम लोग को काला दिखाई दे देता है, ऐसा नहीं हो सकता। वो बिल्ली का रंग जो है वो काला ही था। अब आते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव क्या होता है? हर एक लोग का जो अपना ओपिनियन होता है उसे कहा जाता है आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव यहाँ पर कैसा होगा? जैसे काली बिल्ली के बारे में बोला जा रहा है, बहुत लोग ये बोल सकते हैं कि काली बिल्ली जो है वो अशुभ है, पर ऐसा उनका खुद का सोच है, क्योंकि ऊपर वाले ने उस बिल्ली को रंग दिया था, वो था आपका काला। इसमें शुभ और अशुभ की कोई बात नहीं है, पर कोई लोग जो है वो अपने से ये सोच सकते हैं कि ये बिल्ली जो है वो काली बिल्ली है इसलिए अशुभ है। तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। मतलब सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, लोग टू लोग जो ओपिनियन चेंज हो सकता है उससे कहा जाता है आपका सब्जेक्टिव। फिर आते हैं आपके क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव क्या क्या मतलब होता है? गुण, क्वालिटी को देखा जाता है। जैसे यहाँ पर जो बिल्ली है, वो बिल्ली अच्छी है या फिर बुरी है। वो बिल्ली लोगों से अच्छे तरीके से मिलती है या फिर बुरे तरीके से मिलती है, उसमें क्या क्या क्वालिटीज है, क्या वो बिल्ली लालची है या फिर लालची नहीं है, ये सब हो गया आपका क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव क्या हो गया? क्वांटिटेटिव जो हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे बिल्ली है तो बिल्ली के 4 पैर है, 2 कान है, एक नाक है। ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया आपका क्वालिटी, कि जो सब हम लोग क्वांटिफाई कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चनर पे।
क्वेश्चनेयर क्या होता है? क्वेश्चनेयर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ताकि रिसर्च के बारे में हम लोग और भी डाटा कलेक्ट कर सके। यहाँ पर क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर में क्या होता है? क्लोज एंडेड क्वेश्चनेयर में आपके दो ही ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे बिल्ली जो है वो आपको पसंद है या नहीं, तो यस या फिर नो। तो ये हो गया आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पर सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए जाते हैं, आपको जो बिल्ली है, काली बिल्ली, वो आपको पसंद है या फिर नहीं। ओपन एंडेड में क्या होता है? ओपन एंडेड में आपको पूछा जाता है, मान लीजिए कि काली बिल्ली आपको पसंद है तो क्यों? जो काली बिल्ली है वो आपको पसंद है तो वो क्यों पसंद है? ये हो सकता है कि आपको कुत्ते पसंद नहीं हो, या फिर ये हो सकता है कि बिल्ली आराम से रहती है, बिल्ली ज़्यादा जगह नहीं लेती है, बिल्ली भौंकती नहीं है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो जो भी आपका रीज़न हो, तो ये होगा आपका ओपन एंडेड क्वेश्चन है। फिर होता है मिक्स्ड क्वेश्चन है। मिक्स्ड क्वेश्चन क्या होता है? आपकी क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड दोनों मिला के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मिक्स्ड में क्या रहेगा, क्या आपको बिल्ली पसंद है? अगर हाँ तो क्यों? तो यहाँ पर आपको बिल्ली पसंद है तो आप यस में टिक करोगे, और अगर आपको पसंद है तो क्यों पसंद है। तो ये हो गया आपका मिक्स्ड क्वेश्चन है। फिर आएंगे हम लोग सैंपल पे। सैंपल का मतलब क्या होता है? देखिए, मुझे अगर रिसर्च करने के लिए बोला जाए, मान लीजिए मुझे रिसर्च करने के लिए बोला गया कि एक क्लास में बच्चे जो हैं वो बच्चे इतना शोर क्यों करते हैं, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, क्लास में मान लीजिए 50 बच्चे हैं, क्लास में आपके 50 बच्चे हैं, उन 50 बच्चों में से मैं 20 बच्चों के ऊपर आपका रिसर्च करूँगा, उनके बारे में स्टडी करूँगा, समझने के लिए कि वो बच्चे जो है पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते और क्लास में शोर क्यों करते। अब देखिए, जो ये 50 बच्चे, ये 50 बच्चे क्या हो गए? ये 50 बच्चे हो गए पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और जो 20 बच्चे हैं ये क्या हो गए मेरे? ये हो गए सैंपल। जिन पे मैं रिसर्च करूंगा। पॉपुलेशन क्या हो गया? ये अवेलेबल पर्सन्स या फिर सब्जेक्ट जो जिस पे आप रिसर्च कर सकते हो। और सैंपल क्या हो गया? जिन पे आप रिसर्च करोगे, जिन्हें सिलेक्ट किया है आपने, वो हो जाते हैं आपके सैंपल। फिर आएंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी पे। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हुआ? सैंपल जो है, सैंपल आप कलेक्ट करोगे पॉपुलेशन से। अब दो तरीके से कलेक्ट कर सकते हो, एक होता है आपका रैंडम और एक होता है आपका नॉन रैंडम। रैंडम का मतलब क्या होता है? आप पहले से कुछ डिसाइड नहीं करते हो और रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। और नॉन रैंडम का मतलब क्या होता है? आपको एक पर्टिकुलर आइडिया है और एक पर्टिकुलर तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो और अपना रिसर्च को प्रूव करने के लिए उन लोगों को सिलेक्ट करते हो। तो ये क्या हो गया आपका नॉन रैंडम या नॉन प्रोबेबिलिटी। तो रैंडम क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी है आपका रैंडम सैम्पलिंग। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम में क्या होता है? 50 बच्चे क्लास में और उनमें से मैं रैंडमली 20 बच्चों को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर क्लास में जाता हूँ, उस क्लास में 50 बच्चे हैं, उनमें से 25 कोई भी बच्चे को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं रिसर्च करने के लिए। ये हो गया मेरा सिंपल रैंडम। अब आते हैं आपके सिस्टमैटिक रैंडम पे। सिस्टमैटिक रैंडम में मैं क्या करूँगा, क्लास में 50 बच्चे और जितने भी बच्चे का रोल नंबर आपका इवन नंबर है उन्हें मैं सिलेक्ट करूँगा और अपने रिसर्च के लिए यूज़ करूँगा। तो 50 में से मैंने 25 बच्चे ऐसे सिलेक्ट कर लिए जिनका रोल नंबर आपका इवन नंबर है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका सिस्टमैटिक रैंडम। एक सिस्टम तो है,
पर तब भी रैंडम है क्योंकि मुझे पता नहीं है कि कौन सा बच्चे का रोल नंबर जो है वो आपका इवन नंबर है। फिर आते हैं हम लोग क्लस्टर पे। फिर आएंगे हम लोग क्लस्टर पे। क्लस्टर अगर देखा जाए तो क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है क्लस्टर का मतलब ये होता है झुंड। मान लीजिए जो 50 बच्चे हैं वो आपके 3 रो में बैठे हुए हैं। एक में आपके 20 बच्चे बैठे हैं, दूसरे में आपके 10, तीसरे में आपके 20। तो क्लस्टर में क्या होगा, रैंडमली इन तीनों रो में कोई एक रो में सिलेक्ट कर लूंगा। मान लीजिए मैंने ये रो सिलेक्ट कर लिया, ये जो बीच का रो है उसे सिलेक्ट कर लिया, तो मैं 10 बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगा। तो ये हो गया आपका क्लस्टर। ये झुंड में जितने भी बच्चे बैठे हुए थे आपके मिडिल रो में, उन सबको मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए कलेक्ट कर लिया। फिर आएंगे आपके रैंडम में, सॉरी स्ट्रैटिफाइड रैंडम में। कौन से कलर लूं? चलो ये ठीक है। स्ट्रैटिफाइड अगर देखा जाए, स्ट्रैटिफाइड में क्या करूंगा, मान लीजिए मैं क्लास में गया तो क्लास में आपके 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में से आपके 25 बच्चे जो है वो 25 बच्चे आपके लड़के हैं और 25 बच्चियां जो है वो लड़कियां हैं। अब मुझे मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए टोटल 20 जन चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, इन 25 में से 10 जन को उठाऊंगा, इन 25 में से आपके 10 जन को उठाऊंगा। 10 + 10 ये हो गया मेरे 20 जन। तो ये हो गया आपका स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सिंपल रैंडम में क्या करूंगा, इसको भी उठा लूंगा। सिस्टमैटिक रैंडम में एक सिस्टम के अनुसार उठाऊंगा। क्लस्टर में झुंड में पूरे जितने भी लोग हैं उनको उठा लूंगा। और स्ट्रैटिफाइड में मैं अगर हेट्रोजीनियस मिक्सचर रहा तो उन्हें पहले दोनों होमोजीनियस ग्रुप में डिवाइड करूंगा और फिर उनमें से लोग उठाऊंगा। फिर आते हैं हम लोग नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी है आपका नॉन रैंडम, नॉन रैंडम। इसमें सबसे पहले आता है आपका कॉन्फिडेंस सैम्पलिंग। नाम से ही पता चल रहा है कि जो भी सैंपल आपकी कॉन्फिडेंस से होगा उससे आप यूज करोगे। जैसे कि मान लीजिए मैं क्लासरूम में कॉन्फिडेंस सैम्पलिंग का अगर बात करूं तो फिर मुझे क्लास का रिसर्च करना है कि बच्चे इतना हल्ला क्यों करते हैं। तो कॉन्फिडेंस के हिसाब से मैं क्या करूँगा, जितने भी बच्चे मेरे घर के सामने रहते हैं उन्हीं को मैं सैंपल बना के सिलेक्ट कर लूँगा, उन्हीं पे आपका रिसर्च करूँगा। ये हो गया मेरा कॉन्फिडेंस। फिर आएगा मेरा जजमेंटल। जजमेंटल में क्या है, मुझे क्लासरूम को ये प्रूव करना है कि क्लास जो है वो बहुत बुरा है या फिर क्लास बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले से जज कर लिया कि क्लासरूम जो है वो बहुत अच्छा है या फिर बुरा है। तो उसके हिसाब से उसको प्रूफ करने के लिए मैं ऐसे बच्चे उठाऊंगा कि मेरा वो थ्योरी जो है वो प्रूफ हो पाए। जैसे कि आप टीवी में देखते हो कि मान लीजिए कोई एक सपोर्टर है, ABC पार्टी का सपोर्टर है, तो वो क्या करेगा, वो रिपोर्टर ऐसे लोगों के पास जाएगा जो ABC के बारे में अच्छा चीज बोले। तो ये क्या हो गया मेरा जजमेंटल सैम्पलिंग। फिर आते हैं हम लोग कोटा सैम्पलिंग में। कोटा का मतलब क्या होता है, कोई एक फिक्स क्राइटेरिया जब वो फुलफिल करता है। जैसे कि मैंने बताया कि ABC पार्टी का जो जो पर्सन है, रिपोर्टर है या फिर रिसर्चर है, उसको ये दिखाना है कि ABC पार्टी के लोग काफ़ी अच्छे होते हैं। वो कोटा रख देगा कि जितने भी मेरे सैंपल होंगे वो ऐसे सैंपल होंगे जो कि आपके ABC पार्टी के मेंबर्स होंगे। इससे क्या होगा, ABC पार्टी के बारे में सभी अच्छा बोलेंगे और वो अपने रिसर्च पे अच्छा प्रूफ कर पाएगा। तो ये हो गया आपका कोटा सैम्पलिंग। फिर आते हैं हम लोग एक्सीडेंटल सैम्पलिंग।
ऐसे अगर देखा जाए कॉन्वीनियंस और एक्सीडेंटल का मतलब सेम है, पर एक्सीडेंटल सैम्पलिंग आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाता है। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को ग्रैब सैम्पलिंग भी बोला जाता है। आपके एग्जाम में आता है तो आप याद रखिएगा ये सब सेम है। ग्रैब का मतलब क्या हुआ कि जो सबसे पहले पकड़ में आए, तो ये सब सैम्पलिंग आपके सेम है एज द कॉन्वीनियंस सैम्पलिंग। फिर आ गए स्नोबॉल सैम्पलिंग पे। स्नोबॉल सैम्पलिंग में क्या होता है, आप किसी एक सैंपल को कलेक्ट करते हो और वही आपको दूसरे सैंपल के बारे में बता देता है। जैसे मान लीजिए आप ये रिसर्च कर रहे हो कि आपका स्मोकिंग से, सिगरेट स्मोकिंग से कितना ज़्यादा कैंसर के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, कितना ज़्यादा कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा होता है। आप क्या करते हो, आप एक हॉस्पिटल में जाते हो, वहाँ पर कोई कैंसर पेशेंट तो स्मोकिंग के कारण से कैंसर हुआ है, उससे पूछते हो कि स्मोकिंग करने से आपके कैंसर हुआ है और आप कितने बीमार हो। वो क्या करता है, आपको दूसरे के बारे में बता रहा है जिसको कैंसर हुआ है स्मोकिंग के कारण से, वो तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके सारे सैंपल्स आप वही कलेक्ट करते हो जो आपको पहले सैंपल ने बताया था। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका स्नोबॉल सैंपलिंग। फिर आते हैं स्केल। देखिए आपने सैंपल तो कलेक्ट कर लिया, उसको मेजर तो करना होगा। जैसे कि हम लोग घर में जो स्केल यूज करते हैं, सेंटीमीटर और इंचेस रहते हैं, अब वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर हम लोग कलेक्ट करते हैं डाटा को, फिर उससे मेजर करते हैं कि ये कितना लंबा है या फिर ये कितना ज़्यादा है। उसी तरीके से रिसर्चर जो स्केल यूज करते हैं, वो चार हिस्से में, चार तरीके के स्केल होते हैं। पहला होता है नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो। नॉमिनल स्केल अगर कहा जाए तो वो सिर्फ नाम के बेसिस पे डिफाइड करता है। जैसे नॉमिनल स्केल पे देखा जाता है आपका जेंडर, कि ये मेल है कि फीमेल है। फिर एज, ये सीनियर सिटीजन है या फिर सीनियर सिटीजन नहीं है। तो ये सब होता है आपका नॉमिनल स्केल, जहाँ पर आपके नाम के बेसिस के ऊपर देखा जाता है। फिर आते हैं हम लोग ऑर्डिनल स्केल पे। ऑर्डिनल स्केल में क्या होता है, ऑर्डिनल स्केल में एक ऑर्डर बैठाया जाता है। जैसे जेंडर में अगर देखा जाए, मेल है फीमेल है, तो इसका मतलब यह नहीं है मेल फीमेल से अच्छा है या फिर फीमेल मेल से अच्छा है। एज देखा जाता है, एज में अगर ऐसा नहीं है सीनियर सिटीजन अच्छे या फिर जो यूथ है वो अच्छा है। यहाँ पर अच्छा बुरा नहीं देखा जाता है नॉमिनल स्केल में, पर ऑर्डिनल स्केल में एक ऑर्डर देखा जाता है। जैसे मान लीजिए कि सीता, गीता और मीता। सीता को मिला है आपके मैथ में 60, गीता को मिला है 70 और मीता को मिला है 90। तो जब हम लोग ऑर्डिनल स्केल में इसको अरेंज करेंगे तो ऑर्डिनल स्केल में क्या होगा, ऑर्डिनल स्केल में आपके मीता सबसे पहले होगी क्योंकि उसको सबसे ज्यादा मिला है, फिर आएगी आपकी गीता और लास्ट में आएगी सीता। तो ये हो गया आपके ऑर्डिनल स्केल, जहां पर हम लोग एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इंटरवल स्केल के बारे में। के बाद हम लोग बात करेंगे इंटरवल स्केल के बारे में। तो इंटरवल स्केल में अगर देखा जाए इसमें भी ऑर्डर होता है, पर जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल डिस्टेंस होता है। जैसे यहाँ पर अगर देखें कि मार्क्स का डिफरेंस कितना है सीता और गीता में, तो फिर देखेंगे 10 मार्क्स का डिफरेंस है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है गीता और मीता में, तो फिर 20 मार्क्स का। तो ये आपका ऑर्डिनल स्केल नहीं होगा। ऑर्डिनल स्केल में आपका इंटरवल जो है उससे सेम रहना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर ऑर्डिनल स्केल कैसे हो सकता है, जैसे अगर मीता को यहाँ पर 80 मार्क्स मिलता है तो फिर हम लोग इसे इंटरवल स्केल में यूज कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंस सब में कितना होगा, 10-10 मार्क्स का इंटरवल है, मतलब स्पेस है बिटवीन देम। तो ये हो गया आपका इंटरवल स्केल। और फिर आता है आपका और लास्ट में आता है आपका रेशियो स्केल। रेशियो स्केल में कीवर्ड आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, जो कि आपका एब्सोल्यूट जीरो।
जीरो रेशियो स्केल अगर आया आपके एग्जाम में तो ये कीवर्ड जरूर यूज होगा एब्सोल्यूट जीरो, और उसे देख के आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो कि ये आंसर होगा रेशियो स्केल। तो रेशियो स्केल में सभी नियम को फॉलो किया जाता है, लेकिन इसमें होता है एक एब्सोल्यूट जीरो। जैसे कि आपके इंटरवल स्केल जो है, इंटरवल स्केल में हम लोग टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 3 डिग्री सेल्सियस ऐसे भी मेजर कर सकते हैं। और टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर आपका -1 डिग्री सेल्सियस, -2, -50 ऐसे हो सकता है। पर जो रेशियो स्केल होता है उसमें आपके एब्सोल्यूट जीरो रहता है, मतलब आपके जीरो से कम कोई वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि आपका वेट अगर कोई पूछे, अगर आपका वेट पूछे तो आप केजी में बताओगे, ये तो नहीं बताओगे कि -30 kg है वेट। तो जिससे आपका जीरो से कम वैल्यू नहीं हो सकता वो होता है आपका रेशियो स्केल। तो नॉमिनल स्केल क्या है? नॉमिनल स्केल नाम से है। ऑर्डिनल स्केल ऑर्डर दिया जाता है, इंटरवल दोनों के बीच में इक्वल इंटरवल होना चाहिए। और रेशियो क्या होता है? रेशियो में रहता है आपका एब्सोल्यूट जीरो, मतलब जीरो से कम कोई वैल्यू नहीं हो सकता। अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं। द फिशबोल ड्रॉ इज द मेथड ऑफ ड्रॉइंग A/N। फिशबोल ड्रॉ आपको पता है? वो जो एक कटोरी टाइप नहीं दिया जाता था डिबेट्स में, बोला जाता था कोई भी एक टॉपिक आप सिलेक्ट कीजिए, उसे कहा जाता है फिशबोल ड्रॉ। तो फिशबॉल ड्रॉ जो है वो कैसे टाइप का सैंपल है? तो फिशबॉल क्या है? ये आपका रैंडम सैंपल, क्योंकि आप रैंडमली किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि वो जो कटोरी रहता है वहां से आप रैंडमली किसी एक टॉपिक, सॉरी, क्योंकि वो कटोरी से आप रैंडमली किसी एक टॉपिक को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो जाएगा आपका रैंडम सैंपल। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सैम्पलिंग मेथड्स एम्प्लॉयड इन रिसर्च द यूनिट्स comprising the sample are given equal and independent chance। अब देखिए इसका मतलब क्या है। क्वेश्चन का मतलब आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन आपसे 80% सॉल्व भी हो गया। कि जो क्वेश्चंस है आपके बहुत बार रिपीट किए जाते हैं। पेपर 1 में आपके इतने टॉपिक्स नहीं है, क्वेश्चंस को बार बार रिपीट किए जाते हैं, पर लैंग्वेज को चेंज कर दिया जाता है। तो लैंग्वेज ध्यान से पढ़िए और समझिए क्वेश्चन क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, गिवन, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस। इक्वल और इंडिपेंडेंट चांस कब दिया जाता है? सभी सैंपल्स को ड्यूरिंग द रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ से आपको देखना है कि रैंडम सैंपल कौन सा है। रैंडम सैम्पलिंग है ऑप्शन बी, क्लस्टर सैम्पलिंग, जो हम लोग ने पढ़ा था कि झुंड में आपका सैंपल उठा लिया जाता है। झुंड वाली मोडिकल, बस इतना ही आता है हिंदी, जो था मैंने पढ़ लिया। In case the population of research is heterogeneous in nature, which of the following sampling techniques will ensure optimum representativeness of sample units? बस क्वेश्चंस को लंबा बनाने के लिए ऐसे काम किए जाते हैं। आपके क्वेश्चंस तो उतने बन नहीं सकते, तो एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लैंग्वेज से प्रेजेंट किया जाता है। आपके एग्जाम्स में भी ऐसा ही होगा, लंबा क्वेश्चंस दिए जाएंगे, पर अगर आपको पता होगा कि कीवर्ड्स कौन से, आपसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? रिसर्च इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस। याद कीजिए, 50 बच्चे में से 25 लड़के और 25 लड़कियां हैं। तो ये पॉपुलेशन मेरा क्या हो गया?
ये जो 50 जन है, ये पॉपुलेशन क्या हो गया, ये हो गया मेरा हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन। इस हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन में मैंने दोनों होमोजीनियस बना लिया, 25 लड़के और 25 लड़कियां। तो इनसे मैं इक्वल रिप्रेजेंटेटिव कराऊंगा, ऑप्टिमम रिप्रेजेंटेटिवनेस इक्वल तरीके से, क्योंकि यहाँ से भी मैंने 10 बच्चों को सिलेक्ट किया, यहाँ से भी मैंने 10 बच्चों को सिलेक्ट किया और मैंने सैंपल बनाया 20 बच्चों का। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। A questionnaire that offers no scope for respondent view is called। यह तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है होगा ऑप्शन ए, क्लोज एंडेड। चलिए हम लोग लास्ट पार्ट में आ गए। तो यही आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का लास्ट पार्ट है। आई होप आप लोग को यहाँ तक पूरा समझ में आ गया, और अगर कोई भी डाउट रहे तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, तो उस टॉपिक को फिर से पढ़ा दूंगा। तो चलिए इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं। अब सबसे पहले हम लोग ने डाटा जितने हैं वो सब डाटा कलेक्शन कर लिया। डाटा कलेक्शन हम लोग ने जब कर लिया, तब हम लोग को रिजल्ट जो है वो इंटरप्रेट करना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग जितने भी डाटा है उनको आपके ग्राफ में नोट डाउन करेंगे। जो ग्राफ पेपर होता है उसमें हम लोग सारे डाटा को नोट डाउन करेंगे। तो अगर आपका डाटा नोट डाउन करने के बाद मान लीजिए जो कर्व है वो ऐसा बना, मतलब आपके दोनों हाफ इक्वल है। यहाँ पर आपका लेफ्ट इक्वल टू राइट। तो इससे क्या कहा जाएगा, इससे कहा जाता है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बस इतना समझ लीजिए। पहले हम लोग ने डाटा को कलेक्ट किया, डाटा को कलेक्ट करने के बाद उसे नोट डाउन करना है। नोट डाउन हम लोग ग्राफ पेपर में करते हैं। ग्राफ पेपर में सारे डाटा जो है उन्हें नोट डाउन करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक डॉट, यहाँ पर डाटा को नोट डाउन करने के बाद हम लोग डाटा के जितने भी नोट्स हैं उनको कलेक्ट करते हैं, और कलेक्ट करने के बाद ऐसा एक कर्व बनता है जिसमें आपका लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो डाटा हम लोग ने कलेक्ट किया उस डाटा को इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग कैसे टेस्ट करेंगे, एक होता है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट और एक होता है आपका पैरामीट्रिक टेस्ट और दूसरा होता है आपका नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो इनमें डिफरेंस देख लेंगे। पैरामीट्रिक टेस्ट अगर देखा जाए तो पैरामीट्रिक टेस्ट आपका ज़्यादा पावरफुल होता है, और रिसर्चर चाहते हैं ज़्यादातर आपके पैरामीट्रिक टेस्ट को यूज़ करता है। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट आपका कम पावरफुल होता है। पैरामीट्रिक टेस्ट में आपके जो सैंपल साइज होते हैं वो सैंपल साइज बड़े होते हैं। जैसा हम लोग ने सैंपल साइज का एग्जाम्पल लिया था कि 50 बच्चे हैं, उनमें से 20 बच्चों, तो ये 20 क्या होगी, ये हो गए मेरे सैंपल। तो पैरामीट्रिक टेस्ट में आपका सैंपल साइज बड़ा होता है
और यहाँ पर नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में सैंपल साइज जो है वो छोटा होता है। यहाँ पर आपका पैरामीट्रिक टेस्ट में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज किया जाता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब क्या हो गया, मतलब आपके जितने भी सैंपल है रैंडमली कलेक्ट किए जाते हैं, और यहाँ पर ठीक उसका उल्टा नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को यूज किया जाता है, मतलब आपके नॉन रैंडम तरीके को यूज किया जाता है। यहाँ पर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नॉर्मल होता है, मतलब आपका लेफ्ट साइड इज इक्वल टू द राइट साइड। यहाँ पर आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। यहाँ पर जो स्केल यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके इंटरवल और रेशियो स्केल। यहाँ पर जो स्केल यूज किए जाते हैं वो होते हैं आपके नॉमिनल और ऑर्डिनल स्केल। अब पढ़ेंगे हम लोग हाइपोथेसिस के बारे में। तो हाइपोथेसिस से मैंने बताया था कि रिसर्चर जो है वो एक स्टेटमेंट बनाते हैं, उसे कहा जाता है आपका हाइपोथेसिस। तो रिसर्चर जो स्टेटमेंट बनाते हैं उसे कहा जाता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपने एक हाइपोथेसिस बनाया है कि आपके सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स है। वहीं पे आप जैसे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, अल्टरनेटिव नहीं होगा, ये अल्टरनेट होगा। एक सेकेंड मुझे मैं किताब में देख लेता हूँ। मैंने ये इतने बार पढ़ा है, मैं फिर भी भूल जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग एक बार वीडियो देख लेंगे तो आप लोग को सब याद हो जाएगा। तो ये भूलना और फिर से रिवाइज करना बहुत ही नॉर्मल है। आप जितने बार रिवाइज करेंगे उतने अच्छे तरीके से आपको इसे याद होंगे। नहीं, यहाँ पर सही है, मैंने ही गलत बताया था। ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा। चलिए इसको पहले फिर से स्टार्टिंग से करते हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस होता है कोई भी स्टेटमेंट जो रिसर्चर क्रिएट करता है। तो इसमें दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है? जो स्टेटमेंट आपके रिसर्चर प्रूफ करने चाहते हैं वो होता है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा कि मैं प्रूफ करने वाला हूँ कि सोलर सिस्टम में आपके 8 प्लैनेट्स हैं। तो ये हो गया आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। वहीं पे आपका एक नल हाइपोथेसिस बन जाता है, तो ये कहता है नहीं, कोई भी चेंज नहीं है। जो पहले हम लोग रिसर्च में पढ़ते थे, मतलब पहले जिस चीज को प्रूव किया गया था वही सेम है कि 9 प्लैनेट्स है। तो ये हो गया मेरा नल हाइपोथेसिस। एक होता है आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, दूसरा होता है आपका नल हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो रिसर्चर है उसे प्रूफ करना चाहते हैं और उनका स्टेटमेंट होता है, और उसी के ऑपोजिट में जो स्टेटमेंट बनता है वो हो जाता है आपका नल हाइपोथेसिस। तो जब हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं तब आपके दो टाइप के एरर मेनली देखे जाते हैं। पहला है आपका टाइप 1 एरर। टाइप 1 एरर में क्या होता है, आपका जो नल हाइपोथेसिस होता है वो आपका सही हो जाता है।
यहाँ पर देखिए नल हाइपोथेसिस कौन सा है, जो आपका पहले से बताता है कि कोई चेंजेस नहीं थे। और एक्सपेरिमेंटर या फिर रिसर्चर का हाइपोथेसिस कौन सा होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो टाइप 1 एरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस सही होता है, पर रिसर्चर अपने आप को सही दिखाने के लिए क्या करता है, वो कहता है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस जो था वही सही है। अल्टरनेट हाइपोथेसिस, मुझे इस वर्ड में इतना ज़्यादा कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे आप लोग को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, जितने भी आपके वर्ड्स रहते हैं वो सब आपके ऑप्शंस में ही आते हैं, तो फिर आपको उतने स्पेलिंग याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पर यहाँ पर मैंने पीडीएफ बनाया है, इसलिए अच्छा है मैं स्पेलिंग भी यहाँ पर सही रखूँ। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, तो जो नल हाइपोथेसिस होता है वो सही होता है, पर रिसर्चर जो है वो खुद को सही दिखाना चाहता है, इसलिए वो क्या करता है कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो उसने बनाया था उसको सही दिखाता है। और इससे होता है क्या, टाइप 1 एरर। तो टाइप 1 एरर होता है आपका फॉल्स पॉजिटिव, और इससे होता है आपका अल्फा एरर। टाइप 1 एरर को आपका फॉल्स पॉजिटिव भी कहा जाता है और अल्फा एरर भी कहा जाता है। दूसरा आता है हम लोग का टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर में क्या होता है, आपके नल हाइपोथेसिस जो है वो गलत होता है। जो नल हाइपोथेसिस है वो आपका गलत होता है, तो इसका मतलब क्या है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सिलेक्ट होना चाहिए, लेकिन गलती से ये क्या करते हैं, नल हाइपोथेसिस को सही मान लेते हैं। यहाँ पर रिसर्चर नल हाइपोथेसिस को सही मान लेते हैं, तो इसे कहा जाता है आपका फॉल्स नेगेटिव या फिर बीटा एरर। तो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दो टाइप के एरर होते हैं। जो हाइपोथेसिस हम लोग टेस्ट करते हैं उसमें दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है टाइप 1 एरर और एक होता है टाइप 2 एरर। यहाँ पर एक स्लाइड लेता हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हाइपोथेसिस में आपके दो टाइप के एरर होता है, एक होता है आपका टाइप 1 एरर और दूसरा होता है आपका टाइप 2 एरर। टाइप 1 और दूसरा होता है आपका टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 1 में जो नल हाइपोथेसिस होता है, जो नल हाइपोथेसिस होता है वो करेक्ट होता है। ये याद रखिएगा कि नल हाइपोथेसिस को H0 कहा जाता है। बहुत बार आपके क्वेश्चन पेपर में H0 लिख दिया जाता है, तो वो क्या होता है, नल हाइपोथेसिस। तो टाइप 1 एरर में आपका नल हाइपोथेसिस सही होता है, पर वहां पर दिखाया जाता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपका सही है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को लिखा जाता है आपका H1। तो नल हाइपोथेसिस सही होता है, पर नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट ना करके किया जाता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट। इससे क्या होता है, इससे होता है आपका अल्फा एरर। अल्फा अल्फा एरर। अब देखेंगे हम लोग टाइप 2। टाइप 2 अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस गलत होता है। ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ द रिसर्चर वो नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेता है, नल हाइपोथेसिस को सही मान लेता है। और इससे क्या होता है, इससे होता है आपका बीटा एरर। इससे कहा जाता है आपका फॉल्स पॉजिटिव। और इससे कहा जाता है आपका फॉल्स नेगेटिव।
चलिए इसको और एक बार देखते हैं क्योंकि एग्जाम में ये काफ़ी बार आता है, तो इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हाइपोथेसिस दो होते हैं, एक होता है आपका नल हाइपोथेसिस और एक होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अगर सही हुआ तो नल गलत हो जाएगा, और नल हाइपोथेसिस सही हुआ तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो है वो आपका गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों हाइपोथेसिस एक साथ आपके सही हो जाए। तो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के टाइम दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है आपका टाइप 1 और एक होता है आपका टाइप 2। टाइप 1 एरर में क्या होता है, नल हाइपोथेसिस आपका गलत होता है, सॉरी नल हाइपोथेसिस आपका सही होता है, लेकिन हम लोग ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जो कि आपके एक्सपेरिमेंटर ने किया है उसे सही करने के लिए दिखाता है कि ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। इसे हम लोग कहते हैं अल्फा एरर। अल्फा एरर इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज अ मेजर मिस्टेक। रिसर्च के दुनिया में टाइप 1 एरर को ज्यादा मेजर मिस्टेक माना जाता है देन द टाइप 2 एरर। इसे कहा जाता है आपका अल्फा एरर और कहा जाता है आपका फॉल्स पॉजिटिव। फॉल्स क्योंकि ये गलत है, और पॉजिटिव कहा जाता है क्योंकि नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका सही है। इससे आप लोग याद रख सकते हैं कि फॉल्स पॉजिटिव कहा जाता है। अब बात करेंगे टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर अगर देखा जाए तो रिसर्च में इससे माइनर एरर कहा जाता है। इसमें क्या होता है, जो नल हाइपोथेसिस होता है, नल हाइपोथेसिस आपका गलत होता है, पर ड्यू टू सम मिस्टेक ऑफ द रिसर्चर इसे आपका सही मान लिया जाता है। और क्योंकि ये माइनर मिस्टेक होता है तो इसे अल्फा ना कह के इसे कहा जाता है बीटा एरर। और क्योंकि ये एक एरर है इसलिए इसे फॉल्स कहा जाता है। और ये देखिए नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका नेगेटिव है, गलत है यानी कि नेगेटिव है, इसे कहा जाता है आपका फॉल्स नेगेटिव। अब हम लोग बात करेंगे स्क्यूनेस के बारे में। तो स्क्यूनेस के बारे में बात करने से पहले नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को एक बार देख लेते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ था। ग्राफ में अगर ये इक्वली डिवाइड हो गया तो फिर आ जाता था हम लोग का नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखेंगे स्क्यूनेस क्या है। स्क्यूनेस में आपका होता है लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड। लेफ्ट स्क्यूड में क्या होता है, अगर जो कर्व है वो लेफ्ट के तरफ स्क्यू रहा तो फिर होता है आपका लेफ्ट स्क्यूड। लेफ्ट इधर है, इधर अगर स्क्यूड रहा, अप रहा, तो इसे कहा जाता है आपका लेफ्ट स्क्यूड। देखिए ये लेफ्ट के तरफ स्क्यूड है, और वैसे ही अगर राइट स्क्यूड होता है तो फिर राइट के तरफ आपके स्क्यूड रहता है। लेफ्ट के तरफ था और ये स्क्यूड होगा टुवर्ड्स द राइट साइड। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका राइट स्क्यूड, ये हो गया आपका लेफ्ट स्क्यूड। राइट स्क्यूड को आपका कहा जाता है पॉजिटिव स्क्यूनेस, पॉजिटिव स्क्यूनेस। और वहीं पे जो लेफ्ट स्क्यूड है, लेफ्ट स्क्यूड, इससे कहा जाता है आपका नेगेटिव। तो लेफ्ट स्क्यूड जो है, लेफ्ट स्क्यूड को कहा जाता है आपका नेगेटिव, और राइट स्क्यूड को कहा जाता है आपके पॉजिटिव स्क्यूनेस। इसे आप लोग कैसे याद रख सकते हो कि जो लेफ्ट के लोग होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि गवर्नमेंट जो भी काम करता है वो सब गवर्नमेंट का काम नेगेटिव है। तो लेफ्ट स्क्यूड क्या हो गया, नेगेटिव। और राइट स्क्यूड क्या हो गया, जितने भी राइट के लोग होते हैं गवर्नमेंट चाहे कोई भी काम करे तो वो कहते हैं बहुत ही अच्छा काम किया, तो वो हो गया आपका पॉजिटिव। तो लेफ्ट स्क्यूड क्या है, नेगेटिव स्क्यूनेस, और राइट स्क्यूड क्या है, पॉजिटिव स्क्यूनेस। अब बात करेंगे कर्टोसिस के बारे में। कर्टोसिस से पहले हम लोग देखते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। तो ये हो गया आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है मेसो
कहा जाता है मेसोकार्टिक। अगर जो कर्व है वो आपका काफी ऊंचा रहा, ये मिडिल वाला पार्ट काफी ऊंचा रहा, मान लीजिए ऐसा रहा, तो इसे क्या कहा जाएगा, लेप्टो और अगर आपका जो कर्व है वो फ्लैट रहा, तो इससे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्लैटी। तो ये 3 हो गए। मेसोकार्टिक क्या है, मेसोकार्टिक है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मेसोकार्टिक क्या है आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, लेप्टो है आपका हायर और प्लैटिकार्टिक है आपका लोअर। ये याद रख सकते हैं, मेसो से आप याद रख सकते हैं एम से मिडिल होगा, मतलब जो ना ज्यादा ऊंचा है ना ज्यादा नीचा है। उसके बाद आता है लेप्टोकार्टिक। लेप्टोकार्टिक को याद रखने का कोई तरीका नहीं है। प्लैटिकार्टिक से आप याद रख सकते हैं कि फ्लैट से आप फ्लैट ही याद रख सकते हैं। फ्लैट मतलब जो कि ज्यादा हाई नहीं है और बिल्कुल नीचे से जाता है। तो एक फ्लैट हो गया, एक मिडिल हो गया, एक ही बचा रहा, तो वो होगा हायर, जो कि आपका लेप्टोकार्टिक। अब देखेंगे आईसीटी का यूज क्या होता है रिसर्च में। आईसीटी क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी का यूज क्या किया जाता है रिसर्च में, उनको देखेंगे। पहला है आपका डाटा एनालिसिस टूल, मतलब जितना भी डाटा है उनको गैदर किया जाता है और फिर उन्हें कंप्यूटर में देखा जाता है कि उन्हें जल्दी से कैलकुलेट किया जा सके, तो उन्हें कहा जाता है आपका डाटा एनालिसिस टूल। फिर आते हैं आपके वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर हो गए जैसे आपके एम एस वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो, एम एस वर्ड हो गया और दूसरे भी जितने वर्ड प्रोसेसर जहाँ पर हम लोग कुछ लिख सकते हैं लेटर को या फिर ईमेल का, गूगल मेल, ये सब क्या हो गया आपके वर्ड प्रोसेसर। फिर आ गया प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जैसे कि यहाँ पर मैं पीपीटी बना के आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे। ये क्या हो गया आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। डाटा एनालिसिस टूल हो गया आपका एक्सेल। डाटाबेस मैनेजमेंट पैकेज। डाटाबेस मैनेजमेंट में आप देखिए, डाटाबेस मैनेजमेंट अगर देखा जाए तो फिर गूगल ड्राइव जो है वो एक डाटाबेस मैनेजमेंट की, आपने एक बार गूगल ड्राइव पे वो सेव कर लिया तो फिर आप किसी भी सिस्टम से उसको एक्सेस कर सकते हो। फिर आते हैं हम लोग ब्राउज़र पे। ब्राउज़र हो गया जैसे गूगल हो गया, क्रोम हो गया, गूगल का होता है क्रोम। तो ये सब जो ब्राउज़र्स हम लोग यूज़ करते हैं, यूसी ब्राउज़र, ये सब हो गए आपके टाइप्स ऑफ ब्राउज़र। फिर आते हैं ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट। ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट काफ़ी सिस्टम्स ऐसे होते हैं कि ऑनलाइन अगर आप रहें तो एक जगह पे डाटा जो है दूसरे जगह से एक्सेस किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग जब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तब ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट को काफ़ी यूज़ किया गया था, जहाँ पर कोई एक सिस्टम पे काम कर रहा है तो वही आपका कंपनी का मैनेजर जो है वो सिस्टम को देख सकता है कि वहाँ पर क्या काम चल रहा है या फिर कौन से काम को अपलोड किया जा रहा है। ये हो गया आपका ऑनलाइन डाटा मैनेजमेंट। फिर आता है आपका ऑनलाइन डाटा कलेक्शन। ऑनलाइन डाटा मतलब इंटरनेट से आप जितने भी डाटा को कलेक्ट करते हो वो सब आ गया आपका ऑनलाइन डाटा कलेक्शन। फिर आते हैं हम लोग रिसर्च एथिक्स। रिसर्च एथिक्स का मतलब क्या है, रिसर्च एथिक्स का मतलब है कौन सा काम आपको करना चाहिए और नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग रिसर्च, मतलब कौन कौन से काम सही होते हैं और गलत होते हैं। एथिक्स का मतलब ही यही होता है कि कौन से काम आपके सही होते हैं उनके बारे में बात किया जाता है, और रिसर्च एथिक्स रिसर्च में कौन से काम हम लोगों को करने चाहिए। तो पहला है आपका कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन। तो हम लोग जब भी कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तब हम लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसको नहीं बताएंगे कि हम लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं पर उसके बारे में सब कुछ नॉलेज। जैसे कि आप कोई दुकान में जाओगे और दुकान में अगर आप बोलोगे कि आपका खाने का वीडियो जो है उसे मैं रिकॉर्ड करूंगा और उसे यूट्यूब में दूंगा तो ये सही हो जाएगा।
पर अगर आप ऐसा काम करते हो कि मान लीजिए आप उस दुकानदार को कहते हो कि मेरे लिए एक 10 रुपए का कुछ खाने का आइटम प्रिपेयर कर लो, और उसके ना जानते हुए आप उसके एक वीडियो बना देते हो और उसे अपलोड कर लेते हो, तो वो गलत बात है। तो ये कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन इसी के बारे में है, सीकिंग कंसेंट ऑफ द पार्टिसिपेंट। तो ये दोनों पॉइंट आपके सेम है कि पार्टिसिपेंट जो है उसको पता होना चाहिए कि उसका इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट किया जा रहा है और किस पर्पज से कलेक्ट किया जा रहा है। फिर आते हैं प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। तो हम लोग को कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के टाइम इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। जैसे कि अमेज़न में आप कोई सामान खरीदोगे तो बहुत सारे सामान खरीदने के बाद आपको उसमें एक पेटीएम का वाउचर मिल जाएगा, जिसमें कहता है कि आप अगर 5 स्टार रिव्यू दोगे तो पेटीएम के तरफ से आपको 20 रुपए मिलेंगे। तो ये हो जाता है प्रोवाइडिंग इंसेंटिव। तो कोई एक पर्टिकुलर आइडिया लेने के लिए आप उसे आइडिया या फिर रिव्यू लेने के लिए आप उसे इंसेंटिव प्रोवाइड कर दो। फिर आते हैं सीकिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। तो किसी भी लोग से हम लोग को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन नहीं पूछना चाहिए कि उसको हर्ट हो। जैसे कि आप कौन से धर्म में बिलीव करते हो, आपकी उम्र क्या है, आपके बैंक में कितना पैसा है, ये सब किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन हम लोग को नहीं पूछना चाहिए। फिर आते हैं मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यही होता है कि हम लोग जब रिसर्च के लिए कोई नॉलेज गेन कर रहे लोगों से, पार्टिसिपेंट्स है, तब उनका नाम हम लोग को नहीं बताना चाहिए। जैसे रशिया में एक फेमस किताब लिखा गया था, वहां पर जिनके ऊपर रिसर्च किया गया था उन्होंने आपके व्लादिमीर पुतिन के बारे में काफी कुछ गलत कहा था, मतलब उनके ओपिनियंस कहे थे जो कि व्लादिमीर पुतिन को पसंद नहीं आया था। रिसर्चर को पता था कि उसका नाम एक्सपेरिमेंट में नहीं आना चाहिए, पर अपनी किताब को ज्यादा सेल करने के लिए उसने क्या किया, उसने जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया था, रिसर्च किया गया था, उसका नाम भी इंक्लूड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, 4 महीने बाद जो आदमी था वो मर गया था। तो ये तो मैं डायरेक्टली नहीं कह सकता हूँ कि कैसे मरा था, पर आप लोग समझदार हैं और समझ गए होंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम लोग मेंटेन करें कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom वी कलेक्ट द डाटा। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द काइंड ऑफ नंबर्स विच डू नॉट रिप्रेजेंट अमाउंट बट इंस्टेंट रिप्रेजेंट काइंड आर कॉल्ड। ऑप्शन ए है आपका नॉमिनल, ऑप्शन बी है आपका ऑर्डिनल, ऑप्शन सी है प्राइम, ऑप्शन डी है एब्सोल्यूट। ये तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है। इसका अगर सही आंसर देखा जाए, इसका सही आंसर है नॉमिनल। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, आप लोग टाइम लेके पढ़िए इसको अच्छे तरीके से, फिर आंसर दीजिए। When a particular statistic in a research situation is evidently declared to be significant, which one of the following decision will be considered tenable? देखिए आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनको ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को समझिए, फिर आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज काफी हार्ड है, बट एक बार अगर आपको समझ में आ गया तब आप आसानी से आंसर दे पाओगे। चलिए हिंदी में देखते हैं इसको। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। When a particular statistic in a research situation is evidently declared to be significant, का मतलब क्या है कि आप किसी टॉपिक के ऊपर रिसर्च कर रहे हो और आपने उस टॉपिक को प्रूव कर दिया, तो फिर मतलब मेरा कौन सा प्रूफ हुआ है,
तो मेरा प्रूफ है आपका अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है? अल्टरनेट हाइपोथेसिस मेरा सही है, इसका मतलब है मेरा नल हाइपोथेसिस गलत है। इसमें देखते हैं ए में क्या हुआ है। नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, सही है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, ये भी आपका सही है। तो फिर मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा? नंबर 4, ए एंड बी। आंसर क्या है? ऑप्शन 4, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन अ रिसर्चर रिजेक्ट्स द नल हाइपोथेसिस इन हिज या फिर हर स्टडी एक्सेप्ट्स अ अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा, अगर किसी को इसका आंसर पता होगा कि अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को अल्टरनेट हाइपोथेसिस कहते हैं कि नहीं कहते हैं। मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसमें। हालांकि क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। When a researcher rejects null hypothesis in his या फिर her study and accepts an alternate hypothesis, what type of error is likely? काफी डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर मुझे क्या बता रहा है कि नल हाइपोथेसिस जो है, नल हाइपोथेसिस मेरा गलत है और अल्टरनेट हाइपोथेसिस को मेरा एक्सेप्ट कर लिया गया है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा टाइप 1 एरर। लास्ट क्वेश्चन है यह। Inappropriate application of ICT in research is an example of। तो टेक्नोलॉजी को अगर रिसर्च में गलत तरीके से यूज किया जाए तो वो क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वायलेशन ऑफ रिसर्च एथिक्स। आई होप ये चैप्टर आप लोग को पूरे अच्छे तरीके से समझ में आ गया। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और एक हेल्प कर सकते हैं कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ये दोनों यूज़ किए जाते हैं या फिर कौन सा सही टर्म यूज़ किया जाता है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हम लोग नेक्स्ट कब मिलेंगे एक बार देख लेते हैं। अभी यूनिट 1 हो गया, यूनिट 2 हो गया, तो हम लोग जाएंगे यूनिट 3 में, जो कि है हमारा कॉम्प्रिहेंशन। तो नेक्स्ट हम लोग मिलने वाले हैं 23 को। ओके, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। आप लोग ने जैसे पार्ट 1 में जो टीचिंग एप्टीट्यूड है यूनिट 1, उसमें जैसा प्यार दिखाया और शेयर और लाइक किया बहुत सारे वीडियोस को, तो आई होप इसमें भी आप लोग को पसंद आएगा और आप लोग सेम लव दिखाओगे। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। होप यू हैव अ नाइस डे।